हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चिड़िमार और इस वीडियो में मैंने सारे के सारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज जो भी आपके आईसीएम मॉड्यूल में है, जो भी बीएस बीओएस के पोर्टल में है, वो सारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज कंपाइल कर लिए हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो ये वीडियो में मैंने जितना जल्दी हो सके, जितना क्विक हो सके, आपको सारे केस सिनेरियो समझाने की कोशिश करी है। ये वीडियो आपके लिए देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीआई में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसने आईसीआई मॉड्यूल के सिलेबस में नहीं दे रखे, चैप्टर के सिलेबस में नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी उसको आईसीआई केस सिनेरियोज में पूछ लिया है। तो वो बातें आपको ध्यान देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी और वो आईसीआई अपने पेपर में भी पूछ लेगा क्योंकि उसने केस सिनेरियो में पूछा ही है। तो इसमें मैं आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं सारे बीओएस के जितने भी पोर्टल पे एमसीक्यूज है, केस सिनेरियोज है, उसको कंपाइल करके एक पीडीएफ भी मैंने बनाई है जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वहां से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। एंड ये इसमें मैंने पहले से ही मार्क कर लिया सारी चीजें कि भाई ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आप ये वीडियो फिर से एग्जाम डेज के टाइम वापस से देख सके, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप जल्दी से रिवाइज भी कर पाए चीजों को। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बस छोटी 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। यही कि मैंने अपने सारे 100% रिवीजन लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए है। आई हैव बिकम द ओनली फैकल्टी टू अपलोड 100% रिवीजन वीडियोस फॉर सीए फाइनल ऑडिट सब्जेक्ट। एंड इसके साथ ही साथ मैंने अपनी बुक भी लॉन्च कर दी है, जस्ट 150 पेजेस फुल्ली कलर्ड नोट्स, जस्ट 150 पेजेस, जिसमें मैं सारा आपका सीए फाइनल का ऑडिट समराइज कंटेंट में मैंने आपको प्रोवाइड किया है फॉर जस्ट 399। एंड अभी मैंने मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है। मॉक टेस्ट सीरीज जो मेरे पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो भी मैंने अभी तक ऑडिट को समझा है, जो भी जाना है, जो भी फ्यूचर में ट्रेंड्स आने वाले उनके हिसाब से मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये तीनों चीजें ये आपका रिवीजन वीडियो से आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे एकदम फ्री में। और बुक और टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए आप नीचे लिंक पे जा सकते हैं, ankushchidmarclasses.com, वहां से आप खरीद सकते हैं ये दोनों के दोनों चीजें। एंड मैं जल्दी May 25 वालों के लिए भी बैच लॉन्च करने वाला हूं। तो आपके जो भी भाई बहन है, जो भी दोस्त है, उनको बता दीजिएगा कि उन लोगों के लिए बैच आने वाली है फाइनल ऑडिट की। ठीक है, यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे प्यारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सारे के सारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस फ्रॉम आईसीएम मॉड्यूल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे बिना पूरे केस सिनेरियो को पढ़े आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के कैसे आंसर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एग्जाम में आप अपना टाइम बचा सकते हैं, वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का केस सिनेरियो। जो केस सिनेरियो होते हैं ना, वो हर चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं, जस्ट की टेक अवे से ऊपर। तो वो केस सिनेरियोज हम आज कवर करने वाले हैं सारे के सारे आईसीएम मॉड्यूल से भी, और बीओएस पोर्टल में जो 30 के 30 केस सिनेरियोज है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले हम ये इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो चैप्टर नंबर 1 का, इसमें सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देने की, ये लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी, ये बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में रखना। फिर यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने मार्किंग्स कर लिए कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कौन कौन से रेलेवेंट कंटेंट देखने की जरूरत है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप चाहे तो अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं ताकि आप जल्दी रिवाइज करना बैठे तो आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाए चीजों को। ठीक है सर, यस सर। तो चैप्टर 1 के लिए हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। हमें ये देखा है कि भाई द वर्किंग पेपर सेंट बाय हिम टू द अथॉरिटी डिड नॉट इंक्लूड डिटेल्स ऑन ऑडिट प्लान। मतलब जो वर्किंग पेपर्स हमने बनाया था ना, उसमें ना तो हमने ऑडिट प्लान के बारे में बताया, ना मैनर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के बारे में बताया है। मतलब हमने ऑडिट प्लान भी नहीं बनाया, हमने कैसे हम रिस्क को एसेस करने वाले, आइडेंटिफाई करने वाले, वो भी नहीं किया है हमने, उसका भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। जब उसके बारे में पूछा गया उससे, तो उसने बोला कि भाई ऑडिट वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स वाज कैरिड आउट टू रिलेशन टू मटेरियल आइटम्स ऑन टेस्ट चेक बेसिस। मतलब उसने बोल दिया कि हाँ, हमने ऑडिट अच्छे से किया और हमने सारा सैम्पलिंग बेसिस पे किया। इसका मतलब क्या कि उसने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया अच्छे से, उसने किया सारा काम है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं किया। फिर ये बोल रहा है, इट हैज बीन फर्दर क्लैरिफाइड बाय हिम टू द अथॉरिटी दैट ऑडिट वाज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने ऑडिट किया है, एंड इट वाज प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल फॉर हिम फॉर अ फर्म ऑफ स्मॉल साइज टू मेक अ डिटेल्ड ऑडिट प्लान। वो बोल रहे हैं सर, हम तो छोटी सी फर्म है ना, तो हमारे लिए इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाएं। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन खुद ही समझ में आ गया होगा कि भाई क्वेश्चन होगा कि भाई डिटेल्ड ऑडिट प्लान नहीं बनाया तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इट हैज बीन कंटेंटेड बाय ऑडिटर दैट ऑडिट वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड, ही हैज फर्दर स्टेटेड दैट इट वाज प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल फॉर अ फर्म ऑफ स्मॉल साइज टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड ऑडिट प्लान। क्या हमने कभी ऑडिट में ऐसा कुछ पढ़ा है एक्सेप्शन का कि भाई अगर ऑडिट छोटी फर्म है तो उसको ऑडिट प्लान नहीं बनाएगी तो चलेगा? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसका मतलब क्या, ये गिल्टी है, इसने नॉन कंप्लायंस किया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें एक ये हमारा जो राइट आंसर वो ये है, वो बोल रहा है सिंस ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्लान इट गोज ऑन टू शो नॉन कंप्लायंस विद एसे 220। ठीक है, एसे 220 का उसने नॉन कंप्लायंस किया है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है।
ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास क्या है, he had assessed the risk of material misstatement to be low, risk of material misstatement low है based upon his understanding of the company, ठीक है। he has further reasoned that assessing risk is a matter of professional judgment, उसने बोला कि भाई risk of material misstatement कम है और रिस्क को असेस करना ये प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, ठीक है भाई, सही बात है, एकदम सही बात बोली इसने। इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, द ऑडिटर हैज रीजन दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज बीन असेस्ड टू बी लो बेस्ड अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, सही बात है। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो इन दिस रिगार्ड, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। आंसर है सिंस ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ हाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाज अराइव्ड एट, इट गोज ऑन टू शो नॉन कंप्लायंस विद एसए 220, यही बोल रहा है कि भाई उसने बोला कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारा प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होता है, लेकिन क्या उसने डॉक्यूमेंट किया, नहीं किया, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि इसने ना तो अपना ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट किया है, ना इसने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट डॉक्यूमेंट किया है। तो ये इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए था, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता भाई, हमें डॉक्यूमेंटेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए भी यहां पे नॉन कंप्लायंस है एसए 220 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या बोल रहा है, इट वाज आल्सो पॉइंटेड आउट टू हिम दैट EQCR वाज नॉट कैरिड आउट, वो बोल रहा है EQCR कैरिड आउट नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको लिस्टेड एंटिटी ऊपर बताया था, लिस्टेड एंटिटी के केसेस में EQCR मैंडेटरी है, तो EQCR कैरिड आउट नहीं हुआ है। ही हैज आंसर्ड दैट नो कंटेंशियस मैटर्स अरोज ड्यूरिंग द ऑडिट एंड देयरफॉर नो नीड वाज फील्ड टू कैरी आउट इन एग्जिस्टेंस, मतलब वो बोल रहा है कि भाई हमें तो कोई ऐसा मैटर मिला ही नहीं जो हम EQCR से कंसल्ट करें, तो हम EQCR अपॉइंट ही नहीं किया हमने, ऐसा हमने कोई एक्सेप्शन बताया आपको, नहीं मैंने तो कोई नहीं एक्सेप्शन बताया, हमने बोला है भाई EQCR लगाना जरूरी है अगर वो लिस्टेड एंटिटी है, तो भले आपके पास कोई मैटर था नहीं था EQCR से कंपेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको EQCR अपॉइंट करना चाहिए था। तो वही हम बात, यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछेगा, कंसीडरिंग ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग EQCR आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ अ बिलो, हम बोलेंगे EQCR इज मैंडेटरी इन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट, इट वाज नॉट प्रॉपर फॉर ऑडिटर टू बायपास सच रिव्यू, ही हैज वायलेटेड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 220, ठीक है, मतलब तीनों ऑप्शंस में उसने एसए 220 को कंप्लाई नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी वर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंड एस, इंड एस के बेसिस पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने चाहिए थे, लेकिन रेफरेंस इज मेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में आपने जो रेफरेंसेस दिए ना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के दिए, इंड एस के नहीं दिए, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रेफरेंसेस दिए जो कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है भाई साहब, मतलब जो कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है आप उसके रेफरेंस दे रहे हो अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। तो कंसीडरिंग ऑडिटर्स रिप्लाई रिगार्डिंग एरर्स इन डेटा फीडिंग एंट्री बाय जूनियर स्टाफ इन रिलेशन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कोई जूनियर स्टाफ था जिसने कुछ एरर कर लिया था डेटा फीडिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रॉपर, सच आर एग्जांपल्स ऑफ सीरियस लैप्सेस ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर शोइंग नॉन कंप्लायंस विद एसए 220, मतलब ये जो एग्जांपल्स है ना ये कि भाई अपने किसी डेटा फीडिंग एंट्री में कोई एरर आ गया था, ऑडिटर के रिप्लाई दिया था, उसमें जूनियर स्टाफ था कोई ऑडिटर का, उसने कुछ डेटा फीडिंग एंट्री में एरर कर दिया था, तो हमें कौन सा स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है भाई हमारा, इसमें यही है, कौन सा स्टेटमेंट प्रॉपर है हमारा कि भाई ये जो एग्जांपल्स है, मतलब एग्जांपल्स मतलब क्या, जो एरर आ गया वो सीरियस लैप्सेस है ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर शोइंग नॉन कंप्लायंस विद एसए 220, नॉन कंप्लायंस विद एसए 220 हुआ है क्योंकि वहां पे सीरियस लैप्सेस है ऑडिटर के पार्ट में। एक बार इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं सारे, सच आर एग्जांपल्स ऑफ क्लरिकल एरर्स, नहीं भाई क्लरिकल एरर्स छोड़िए भाई, आपने डेटा फीडिंग एंट्री में एरर कर दिया, मतलब आप डेटा गलत डाल दिया आपने उसके अंदर, ठीक है, तो क्लरिकल एरर नहीं है, क्लरिकल एरर नहीं है। such examples of serious lapses on part of auditor, however these are not related to compliance with एसए 220, नहीं भाई एसए 220 बात करता है क्वालिटी की और आपने क्वालिटी ही मेंटेन नहीं की है, इसलिए यहाँ पे एसए 220 का भी नॉन कंप्लायंस आएगा, ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन योर ओवरऑल लीडिंग ऑफ दिस केस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी ट्रू, आपने पूरी केस स्टडी पढ़ ली, ऐसा समझ लो कि आपने पूरी केस स्टडी पढ़ ली, अब आपको क्या लग रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो हमें यही बोलना है द फर्म डज नॉट हैव इफेक्टिव सिस्टम ऑफ, क्योंकि भाई देख लिया हमने सब जगह, हमने देख लिया एसए 220 का इसने उन्होंने नॉन कंप्लायंस बताया है, मतलब इसमें क्वालिटी फॉलो नहीं हो रही है इस फर्म में, तो हम यही बोलेंगे कि डज नॉट हैव इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिस्क्राइब्ड इन एसए 220 SQC1 एंड ऑडिट एंगेजमेंट हैज आल्सो नॉट बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसए 220, मतलब SQC1 और एसए 220 इन दोनों को इन्होंने कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट पढ़ा इस केस सिनेरियो में, पर्टिकुलर केस सिनेरियो में पूरे क्वेश्चन का, एंड उससे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए। अब मैंने आपको डायरेक्टली क्या आंसर बताया, आप चाहे तो इसके ऑप्शन से पढ़ के देख लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने ऑप्शंस क्यों नहीं बताए। अब ऐसा नहीं कि मैं सब में डायरेक्टली आंसर ही बता रहा हूं आपको, मैंने ना कुछ कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे ना ऐसे स्टार मार्क किया हुआ है, हर एक, मतलब आप आगे देखेंगे ना तो आगे कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, मुझे वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि मुझे उसमें आपको ऑप्शंस भी बताने हैं कि ये ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा। बाकी जो इजी है, जो डायरेक्टली पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएंगे, उसमें मैंने आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया है, ठीक है सर, यस सर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की,
चैप्टर नंबर 2 में हम क्या बोलने वाले हैं, इसमें ये रहा पूरा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो है चैप्टर नंबर 2 का। इसमें हमें ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में आना है, मतलब इसमें केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहा है, कंसीडरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट राइज इन इन्वेंट्री क्वांटिटीज, मतलब क्वेश्चन में कहीं पे डिसप्रोपोर्शनेट राइज हुआ होगा इन्वेंट्री की क्वांटिटी का, मतलब इन्वेंट्री क्वांटिटी बढ़ गई होगी बेसिकली बहुत ज्यादा। Which of the following is not likely to be an appropriate response to outlined assessed risk of material misstatement due to fraud? मतलब ये जो risk of material misstatement due to fraud है, इसको जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो फॉलोइंग में से कौन सा उसका रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। मतलब 3 उसके रिस्पॉन्सेज हैं और एक नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे को चारों आपको ऑप्शंस बताने, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन्वेंट्री काउंट्स एट ऑल लोकेशंस एट सेम डेट बाय एम्प्लॉइंग नेसेसरी रिसोर्सेज, ठीक है। बाय रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड है तो मैंने सारे लोकेशन का एक ही साथ इन्वेंट्री काउंट करूंगा, ठीक है, सही बात है। फिर हम बढ़ते हैं मोर रिग्रेस एग्जामिनेशन ऑफ पैक्ड आइटम्स ड्यूरिंग ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस, मतलब जो भी पैक्ड आइटम्स है ना उसको तो ज्यादा अच्छे से एग्जामिन करो, क्योंकि वहां पे फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस होंगे। वो सोचेंगे पैक किया है, ऑडिटर देखेगा नहीं अच्छे से तो हम वहां पे फ्रॉड कर सकते हैं, तो इसलिए आप उसको ज्यादा अच्छे से चेक करो, ठीक है भाई, ये भी सही है। ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन, सही बात है भाई, पीरियड एंड के पास करो रिपोर्टिंग इन्वेंट्री काउंट ताकि आप मैनिपुलेशन का रिस्क कम कर सको। जो नहीं करना है अपने को वो ये है ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट एट सर्टेन लोकेशंस आफ्टर प्रायर इंटीमेशन। भाई साहब आप प्रायर इंटीमेशन दे रहे हो उसको कि भाई हम आपके पास 5 दिन के बाद आने वाले इन्वेंट्री काउंट के लिए, और वो भी सर्टेन लोकेशंस पे, सारी लोकेशंस पे भी नहीं, सर्टेन लोकेशंस पे, तो ये आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, आपको ये रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ठीक है। आपको एक तो अनएक्सपेक्टेड कुछ तो एलिमेंट रखना पड़ेगा ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला एलिमेंट रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप खुद उनको चल के बता रहे हो कि हम आने वाले हैं, तो वो अच्छे से सब कुछ देख के रखेंगे ना, सारे फ्रॉड जो है उसको छुपा देंगे, ठीक है। इसलिए हमें ये वाला काम तो नहीं करना है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। ये आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है हर एक क्वेश्चन में कि भाई नॉट की बात हो रही है या फिर इज लाइकली टू एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स की बात हो रही है, क्योंकि यहां से पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इट हैज बीन कंक्लूडेड बाय ऑडिटर दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस रिस्पेक्ट। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखना, ये बात हमने नहीं पढ़ी है, ये बात आईसीए ने केस सिनेरियो में डाली है कि कोई भी अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन है ना, इसको हम बेसिक अजम्पशन मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड फ्रॉड रिस्क होता ही होता है किसी भी एंटिटी में। तो अगर ऑडिटर ऐसा बोल रहा है कि नहीं नहीं इस एंटिटी में फ्रॉड रिस्क नहीं है रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तब उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है रीजंस फॉर अराइविंग एट दिस कंक्लूजन। उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है क्या रीजन है, क्या उसने ऐसा सोचा कि भाई वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई फ्रॉड रिस्क नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। मतलब इसमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा उसको रीजंस कि भाई उसने ऐसा क्यों सोचा कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई फ्रॉड रिस्क नहीं है, ठीक है। यस सर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस। मतलब हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन को कंप्लाई किया है कि नहीं किया एंटिटी ने, वो देखने के लिए ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है। इससे आपको याद आना चाहिए ऐसे 250 में हमने पढ़ा था कि भाई अगर वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तब हमें उसके कंप्लायंस को चेक करना पड़ेगा, तब हमें एविडेंस लेना पड़ेगा उसके कंप्लायंस के। लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, जैसे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन है, अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए हमें इसका सिर्फ और सिर्फ हमें इंक्वायरी करनी है कंपनी मैनेजमेंट को एंड रिव्यू करना है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है, कंप्लायंस चेक करने के लिए। हमें इसमें और ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ऑडिटर हैज ऑब्जर्व्ड नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। मतलब चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट करना था लेकिन उन्होंने भाई एम्प्लॉय कर लिया चाइल्ड लेबर को, तो विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हिम टू प्रोसीड इन दिस मैटर। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए टू इवैल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि एज एन ऑडिटर मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है कि भाई आपने जो भी काम किया उसका क्या इफेक्ट आ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एंड उसके बाद मुझे इवैल्यूएट करना है इंप्लीकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस फॉर ऑडिट रिस्क असेसमेंट। मुझे ऑडिट रिस्क असेसमेंट पे भी कंप्लायंस देखना है कि भाई अपने ऑडिट रिस्क असेसमेंट पे क्या इंप्लीकेशंस आ सकता है वो देखना है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस इन लॉज एंड रेगुलेशंस बाय एन ऑडिटर। मतलब जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो ना नॉन कंप्लायंस बाय लॉज एंड रेगुलेशन, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, तब ये इनमें से कौन सी सिचुएशंस जो है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है। क्या क्या है, इंस्टेंसेस ऑफ आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड, सही बात है सर, ये तो डॉक्यूमेंट करना ही है।
इंस्टेंसेस ऑफ सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन नीड टू बी डॉक्यूमेंट। सर ये भी डॉक्यूमेंट करना है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाइड है, यहाँ पे सस्पेक्टेड है, हमें तो दोनों चाहिए। फिर इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस फाइनली डिटरमाइंड बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। मतलब यहाँ पे अब तीन जो ऑप्शन आप देखेंगे ना, तीनों में क्या डिफरेंस है, आइडेंटिफाइड, सस्पेक्टेड एंड फाइनली डिटरमाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। और लास्ट वाला बोल रहा है इंस्टेंसेस ऑफ आइडेंटिफाइड एज वेल एज सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। हाँ सर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हमने जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करी थी ना, तो उसमें ये वाले डॉक्यूमेंटेशन की बात करी थी कि हमें आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड दोनों डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर भी डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। उसमें हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के बारे में। तो इसमें भी हमें केस सिनेरियो में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे केस सिनेरियो है जिसमें हमें केस सिनेरियो में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस पे आके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको भी अगर एग्जाम में, देखो वैसे एडवाइजेबल है कि आप एक बार केस सिनेरियो पढ़ो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस और ऑप्शंस पढ़ के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। बाद में आप है ना, मतलब जो भी कुछ होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे तो उनको आप मार्क कर लेना, फिर लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो केस सिनेरियो पढ़ के फिर उसका आंसर दे देना, ठीक है सर। यस सर। इसके साथ साथ ये तो मैं केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं, अगर आपको बीओएस पोर्टल में जितने भी एमसीक्यूज है उसका भी एक कंपाइलेशन चाहिए, उसका भी ऐसा ही एक वीडियो चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो मैं भी वो वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसके साथ चैप्टर नंबर 3। ये क्या बोल रहा है, कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ प्रोमोटर्स। मतलब इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना एंड वेरीफाई करना है, इंटीग्रिटी ऑफ प्रोमोटर्स एंड केएमपी हैज बीन एंश्योर्ड बाय सीएनओटी। सीएनओटी दोनों कर लिया, इंडिपेंडेंस भी चेक कर ली, इंटीग्रिटी भी कंप्लाई कर ली। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी अ कंप्लीट स्टेटमेंट। ये बोल रहा है आप ये स्टेटमेंट्स पढ़ो सारी की सारी, उसमें से कौन सी कंप्लीट स्टेटमेंट होगी वो बताओ हमें, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क्ड है। तो सच एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स आउटलाइन इन स्कोप ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीआई। ये बोल रहा है कि भाई ये जो एक्टिविटीज ने की ना, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स चेक किया, इंटीग्रिटी चेक की, ये कोड ऑफ एथिक्स ने बोला हुआ है। क्या कोड ऑफ एथिक्स ने बोला हुआ है? नहीं सर। सच एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म, ये भाई हमें ये बोल रहा है कि भाई एसए 220 ने बोला हुआ है, एंड ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है एसए 210 में। क्या एसए 210 में हमने कोई प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की बात करी थी? नहीं करी थी सर, हमने तो उसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करी थी, ठीक है। ये बोल रहा है एसए 220 ने बोला ये वाली एक्टिविटीज करने के लिए, एंड प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करने, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है ये जो एसए 300 में बोला है। क्या एसए 300 में बोला है? हाँ सर, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एसए 300 में बोली गई है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना था। लास्ट क्या बोल रहा है कि सच प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय कोड ऑफ एथिक्स, कि कोड ऑफ एथिक्स ने बोला हमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए। क्या कोड ऑफ एथिक्स ने बोला है? नहीं सर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ कंपनी। ऑडिटर ने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ली कंपनी की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। मतलब रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट है। सबसे पहला क्या बोलता है, The understanding of company's risk management policy is required by the auditor। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। सही बात है भाई, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी लो, उसमें क्या रिस्क है, क्या उसके लिए कंट्रोल्स बनाए एंटिटी ने, रिस्क बेस्ड कंट्रोल्स हमें देखने पड़ेंगे। इट मे हेल्प द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट फेल्ड टू आइडेंटिफाई। मतलब वो जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी हम हमारे पास आएगी ना, उससे हम वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, ठीक है। ये हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको ऐसे धीरे धीरे जब आप एक बार ये पढ़ेंगे, फिर आप जब एग्जाम के टाइम पे इस वीडियो को वापस से सुनेंगे, तब आपको बहुत सारी चीजें क्लिक होंगी जो आपको याद नहीं होंगी उस टाइम पे, जो आपको पता नहीं होंगे उस टाइम पे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी अ प्रोसीजर फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द कंपनी। मतलब जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कंपनी को, तब इनमें से कौन से प्रोसीजर्स हम यूज नहीं करने वाले हैं। सबसे पहला है परफॉर्मिंग एन ऑनलाइन सर्च टू आइडेंटिफाई प्रेस रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी। वह प्रेस रिपोर्ट्स देखेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, सही बात है। रिव्यूइंग एनी न्यू सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी देखेंगे, सही बात है। रिव्यूइंग वेदर फ्रेश मनीज वे रेज फ्रॉम पब्लिक, मतलब कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए देखेंगे कंपनी को आईपीओ एफपीओ ऐसा कुछ लेके आए कि नहीं, सही बात है। फिर सीकिंग कंफर्मेशन लेटर्स फ्रॉम बैंकर्स रिगार्डिंग आउटसाइड बैलेंसेस। भाई मैं बैंकर से कंफर्मेशन लेटर्स मंगा रहा हूं, उससे मैं कंपनी को क्या अंडरस्टैंड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये नॉट, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, नॉट लिखा है, तो नॉट, दिस इज नॉट दैट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड द कंपनीज एनवायरमेंट, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिडरिंग ऑडिटर्स इंटेंशन टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क पर्टेनिंग टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन। मतलब ऑडिटर क्या कर रहे हैं ना, ऑडिटर आइडेंटिफाई करना चाह रहा है सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क
किसके रिलेटेड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट बोल रही है प्रोसीजर्स प्लान टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क पर्टेनिंग टू इवैल्यूएट इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉर्म्स ओवरऑल पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान, मतलब ये हमारे ऑडिट प्लान का पार्ट है। सो बेसिकली इसमें ये बताना है हमें कि जो भी हम सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो किसका पार्ट है। सबसे पहला बोल रहा है कि हमारे ऑडिट प्लान का पार्ट है, सही बात है। दूसरा बोल रहा है हमारे ऑडिट स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ये स्ट्रैटेजी में नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी क्या, सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट प्लान या फिर ऑफ द ऑडिट। ऑडिट प्लान क्या होता है, एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। ये हमें नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स हम डिसाइड करते हैं ऑडिट प्लान में, और ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की ही बात हो रही है, इसलिए ऑडिट प्लान का पार्ट है, ऑडिट स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पार्ट नहीं है, ना ही टेस्ट ऑफ डिटेल्स का पार्ट है। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन रिलेशन टू मटीरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल, मतलब जब मटीरियलिटी लेवल डिसाइड कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब समझ लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले मटीरियलिटी हैज टू बी डिसाइडेड बाय ऑडिटर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, कि भाई पहले आप रिस्क को एसेस कर लो, फिर आइडेंटिफाई एसेस कर लो, फिर मटीरियलिटी डिसाइड करो। भाई मैं मटीरियलिटी के बेसिस पे ही तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और एसेस करूंगा ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर तीसरी स्टेटमेंट आती है मटीरियलिटी हैज टू बी डिसाइडेड बाय ऑडिटर आफ्टर परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वही ऊपर वाली बात कर रहा है ये, तो नहीं भाई ये गलत है। मटीरियलिटी हैज टू बी डिसाइडेड बाय ऑडिटर एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑफ टीओसी एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ये तो उसके बाद की बात कर रहा है, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद की सेम, मतलब तीनों चीजें सेम ही बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। ये बोल रहा है मटीरियलिटी हैज टू बी डिसाइडेड बाय ऑडिटर प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, यस ये सही बात कर रहा है कि भाई पहले रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट से पहले हमें मटीरियलिटी डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए सही हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4, इसमें केस स्टडी में आपको सिर्फ एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पिछले साल के, इस साल के 3825 है और पिछले साल के भी 3825 थे। जबकि आप अगर देखेंगे ना, यहाँ पे आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम है, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड भी कुछ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ कंपनी हैज इंक्रीज बाय 40%, 40% बढ़ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। देयर आर नो एडिशंस इन प्लांट कैपेसिटी, ये बोल रहा है प्लांट कैपेसिटी में कोई एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी सेल्स बढ़ गई, मतलब हमारे प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, फिर भी हमारी सेल्स बढ़ गई। Which of the following statement is most appropriate in this regard? कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट हो सकती है? There is audit risk that revenue from operation is overstated. Revenue from operation ज्यादा दिखाया गया है। Overstated का मतलब जितना है उससे ज्यादा दिखाया गया है। ये हमें कैसे पता चला कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाई नहीं तो सेल्स कैसे बढ़ गई? इसका मतलब हो सकता है रेवेन्यू में ओवरस्टेटेड हो सकता है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि है ही, हो सकता है कि रेवेन्यू ओवरस्टेटेड हो, अंडरस्टेटेड, नॉट ओवरस्टेटेड, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, ओवरस्टेटेड ही हो सकता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये दोनों बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों ईयर के सेम है, तो कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट है? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई जो पिछला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था ना, वही उन्होंने कॉपी कर लिया गलती से इस ईयर में, राइट, यही होगा ना, क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों नहीं बढ़ रहे? कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ रही है आपकी, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और वो भी एकदम एग्जैक्ट है, थोड़ा सा बढ़ा है ऐसा भी नहीं दिखाया, एकदम एग्जैक्ट दिखाया, मतलब वो गलती से पुराने ईयर से कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। देयर इज ऑडिट रिस्क दैट प्रीवियस ईयर फिगर्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन प्लेस ऑफ करंट ईयर फिगर्स इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब वही कॉपी पेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड के लिए, यहाँ पे कुछ था हमारे लिए। It has reduced its dealer network and is approaching customers directly using online platform. इसका मतलब क्या कि इस कंपनी ने हमारा डीलर नेटवर्क, मतलब जो बेसिकली डीलर्स के थ्रू ये लोग माल बेचते थे, उसको कम कर लिया है एंड अप्रोच कर रही है कस्टमर्स को डायरेक्टली यूजिंग, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, B2C के थ्रू, ये मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब के थ्रू डायरेक्टली अब वो कस्टमर्स को अप्रोच कर रही है, डीलर को अप्रोच नहीं कर रही, डीलर नेटवर्क को इसने कम कर दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? Trade receivables turnover ratio has increased from 1.44 months in year 21-22 to more than 2 months in year 22-23। मतलब पिछले साल हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 1.44 मंथ्स था और इस साल हमारा 2 मंथ्स हो गया है, मतलब बढ़ गया है, मतलब गलत हुआ ना, बढ़ना तो नहीं चाहिए था ना। अब बढ़ना क्यों नहीं चाहिए था भाई? क्योंकि जब आप B2C में बेचते हो ना, तब आपको डायरेक्टली पैसा आ जाता है, आपको याद है कैश ऑन डिलीवरी होता है या फिर आप प्रीपेड कर देते हो। जब आप डीलर के थ्रू बेचते हो तब आपको उनको अपना क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है कि हाँ चलो आपको बिक जाएंगे, आपके आगे इन्वेंट्री बिक जाएंगे तब दे देना, 3 महीने बाद दे देना, ऐसा डीलर के साथ होता है।
और कस्टमर के साथ तो हम डायरेक्टली पैसे ले लेते हैं उससे। तो अगर अगर इस साल हमने डीलर नेटवर्क को कम किया है और कस्टमर्स को बढ़ाया है, इसका मतलब क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कम होने चाहिए थे, लेकिन यहां पे तो ट्रेड रिसीवेबल्स ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब क्या, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट मतलब इसमें ये बोल रहा है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो कम होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते ही नहीं, बेसिकली आप डायरेक्टली उनसे पैसे ले लेते। It is possible that some of the dealers may not be meeting their commitments of past contracts। इसका मतलब यह है कि जो पिछले साल के मतलब जो पिछली बार हमने डीलर से डील किया था, पिछले साल हमने डीलर से डील किया था, उसमें जो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स उनको बनवाए थे, वो ट्रेड रिसीवेबल्स वो अभी हमें रिसीवेबल नहीं है, वो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो अपनी कमिटमेंट्स को मीट नहीं कर रहे हैं। Therefore there is audit risk that trade receivables could be overvalued। इसका मतलब क्या कि भाई अगर वो हमें पैसे नहीं देंगे तो वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स किस काम के, वो ट्रेड रिसीवेबल्स हम दिखाएंगे नहीं ना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें नहीं दिखाना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स अगर वो हमें नहीं मिलने वाले तो। इसका मतलब क्या कि ट्रेड रिसीवेबल्स आर ओवरवैल्यूड। ठीक है, ये बहुत मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है थोड़ा सा एनालिसिस वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ कंपनी हैज इंक्रीज्ड बाय 3% ड्यूरिंग द ईयर 22-23। ठीक है भाई, इस साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 3% से बढ़ गया, अच्छी बात है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन से स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है। देयर इज ऑडिट रिस्क दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स में नॉट बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड। अब देखो इसमें ना आपको ये कुछ नहीं ऐसे डायरेक्टली आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि भाई अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ना 3% इस बार बढ़ गया, 3% से ज्यादा बढ़ गया इस बार। ठीक है, आप देखेंगे ऐसा ऐसे तो आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहे हैं, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये, उसकी बात कर रहे हैं कि भाई हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा 3% से बढ़ गया है। इसका मतलब क्या कि भाई जितने सेल्स पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पिछली बार हुआ था ना, उससे ज्यादा 3% हुआ है इस बार। इसका मतलब हो सकता है कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने पूरी रिकॉर्ड नहीं की है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग वाला है इसमें, ये वाला केस स्टडी जो है पर्टिकुलर। तो इसमें यही बोल रखा है कि देयर इज ऑडिट रिस्क दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स में नॉट बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेटेड है, उसमें सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड नहीं की है। अगर हम सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे तो एग्जैक्टली पिछले साल वाला ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से कैलकुलेट करके पिछले साल वाला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस बार भी हो जाएगा। ठीक है सर, यस सर। फिर यहाँ पे जैसे आप बाकी चीजें पढ़ेंगे, देयर इज ऑडिट रिस्क दैट देयर इज ओवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है ना भाई, ओवर स्टेटमेंट होता तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम आता। ठीक है, देयर इज ऑडिट रिस्क दैट मार्जिन्स विद कस्टमर्स मे हैव इंक्रीज्ड, कि कस्टमर्स के मार्जिन्स इंक्रीज हो गए हों। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए ऑडिट रिस्क थोड़ी हो सकता है। देखो ये ऐसे यहाँ खेल रहा है, ऐसे बोले मार्जिन विद कस्टमर इंक्रीज हो गया, हाँ बोलोगे हाँ भाई सही बात है ना, मार्जिन इंक्रीज हो गए तो इसलिए हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई और हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स इतने प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ा, इसलिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ गया, सही बात है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडिट रिस्क, तो ये क्या हमारा ऑडिट रिस्क है, मार्जिन बढ़ गई कस्टमर से तो हमारा ऑडिट रिस्क है, नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। There is audit risk that closing inventories may be undervalued। अगर क्लोजिंग इन्वेंटरीज अंडरवैल्यूड है तो फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी बढ़ेगा हमारा तो। ठीक है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरीज इस साइड आता है ना, तो अगर वो अंडरवैल्यूड है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी तो कम होगा ना, लेकिन यहाँ पे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, आप ट्रेडिंग अकाउंट को इमेजिन करेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट में हमारा यही वाला ऑप्शन बचता है और ये हमारा लॉजिकल भी बैठ रहा है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हैज इंक्रीज फ्रॉम 2.88 मंथ्स इन ईयर टू अबाउट 3.42 मंथ्स इन ईयर, मतलब हमारी बेसिकली इन्वेंट्री भी बढ़ गई है, ऐसा बोल रहे हैं। सिंपली ये बात बोलना चाह रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के थ्रू कि पहले हमारे पास 2.88 मंथ्स की इन्वेंट्री रहती थी, अब हमारे पास 3.42 मंथ्स की इन्वेंट्री रहती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी ट्रू इन अकॉर्डेंस विद ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, चलो पढ़ते हैं एक एक करके। रेवेन्यू जंप इन करंट ईयर may have led to need for raising inventory holding level। सही बात है भाई, अभी जो इस साल जो हमारा रेवेन्यू जंप हुआ उससे हमें ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है, सही बात है। therefore there is audit risk pertaining to misstatement of inventories। वाह, इसलिए ऐसा ऑडिट ऐसे कि मैं मिसस्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री हो सकता है, नहीं ये तो गलत है। Raising of inventory levels may raise lockup funds in inventories। ठीक है, there is audit risk that it can lead to rise in cost। ये भी नहीं, ये भी गलत है भाई। rise in cost कैसे होगा, अगर हम इन्वेंट्री ज्यादा रख रहे हैं तो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे बढ़ेगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं रेवेन्यू जंप इन करंट ईयर may have led to need for raising inventory holding level। सही बात है कि भाई रेवेन्यू बढ़ा है इसलिए हमें इन्वेंट्री होल्डिंग लेवल्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। However there is also a risk that some of the inventories with dealers could have become obsolete।
मतलब जो लास्ट प्रीवियस ईयर में हमने डीलर्स को जो इन्वेंट्री दी थी ना, वो ऑब्सोलीट हो सकती है, ये भी रिस्क है। इट लीड्स टू ऑडिट रिस्क दैट इन्वेंट्रीज में बी ओवर वैल्यूड। अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ, इन्वेंट्रीज ओवर वैल्यूड हो सकती हैं, इन्वेंट्रीज बढ़ गई इस साल में, तो इसलिए वो ओवर वैल्यूड है, इसलिए वो इस साल बढ़ गई हैं। देयर इज ऑडिट रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ बोथ द फैक्टर्स रिलेटेड एंड, ठीक है, तो टाइम पास है। तो बेसिकली ये यही बोलना चाह रहा है कि भाई हमने जो डीलर्स को पिछले साल इन्वेंट्री भेजी थी वो ऑब्सोलीट हो सकती है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है, इसलिए हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ गया है। ठीक है, यस सर। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो की बात करेंगे। तो इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 3, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया हमें, द फैशन जिंगो लिमिटेड इज वन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी एंड हैजंट रिप्लाइड टू सीए अनुज पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मतलब सीए अनु ने आप मान सकते हैं ऑडिटर ही होगी यहाँ पे, उसने पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा है किसी एक कस्टमर को, ठीक है, जिसका नाम है फैशन जिंगो लिमिटेड, और उसने रिप्लाई नहीं किया। पॉजिटिव मतलब क्या कि आप एग्री करते हो नहीं करते हो, आपको रिप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फैशन जिंगो लिमिटेड हैज नॉट रिस्पोंडेड टू सीएनएस रिक्वेस्ट, ये हमने पढ़ लिया है। व्हाट शुड बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सच हर इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में वो क्या एक्शन लेगी। सबसे पहला परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर, सही बात है, परफॉर्म कर लो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। कंसिडर इज अ नेगेटिव कंफर्मेशन, नहीं भाई आपने एक बार पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज दी तो वो पॉजिटिव कंफर्मेशन ही कहलाएगी, आप उसको नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं मान सकते। गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन, वाह एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं आई तो क्या मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, नहीं, मैं अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। शुड विजिट द कस्टमर कंपनी प्रीमाइसेस हरसेल्फ एंड कंफर्म द बैलेंस ऑन द स्पॉट, वाह भाई वाह। एक कस्टमर अगर कंफर्मेशन नहीं दे रहा तो क्या मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा उससे कंफर्मेशन लेने के लिए, नहीं भाई, आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीए अनु साइमल्टेनियसली सीक्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंपनीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल सेंसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसने बोला कि ठीक है चलो मैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी एक बार डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, लेकिन वो काम का नहीं निकला, क्योंकि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो मिस्टर चड्डा है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कमेंट करने के लिए, वो बोले मैं कमेंट ही नहीं करूंगा, और वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रही है थ्रू अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। आप सोचोगे हाँ चलो लीगल काउंसिल ने अगर अप्लाई नहीं किया तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर लो, हमने अभी तो पढ़ा था चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन यहाँ पे ये भी लिख दिया इन्होंने कि भाई वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रही है। So with respect to advocate Chadda's cold shoulder to CS Anu's request, what should he do? What she should do, मतलब उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला मॉडिफाई और ऑडिट ओपिनियन, बिल्कुल यार मॉडिफाई कर दो। आपने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी नहीं परफॉर्म, आपने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए लेकिन फिर भी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप मॉडिफाइड कर दो ओपिनियन। दूसरा बोल रहा है गिवन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्यों भाई हमें मिला ही नहीं ना, ये मटीरियल है हमें मिला ही नहीं। फिर गिव अ डिस्क्लेमर फॉर ओपिनियन, नहीं यहाँ पे ये मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, आपने लीगल काउंसिल से पूछा है ना भाई, यहाँ पे देख रहे हो आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ये थोड़ी बताया इसने कितना क्वांटम था, परवेसिव था कि नहीं था, तो इसलिए आपको ये बोलना है कि भाई ये मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। विड्रॉ फ्रॉम दिस एंगेजमेंट, विड्रॉ थोड़ी कर लोगे यार इतनी छोटी सी बात के लिए, आप बस डायरेक्टली मॉडिफाई कर दो अपना ओपिनियन, ठीक है, मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो या डिस्क्लेमर जैसा आपको ठीक लगे, वो मटेरियल एंड परवेसिव के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे मॉडिफाई लिखा है, यहाँ पे क्वालिफाई भी नहीं लिखा है, सिर्फ मॉडिफाई लिखा है। ठीक है, आपको पता है मॉडिफाइड ओपिनियन 3 टाइप के होते हैं, डिस्क्लेमर ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, तो आप उसमें से कुछ भी दे सकते हो बेस्ड ऑन द मटीरियल या फिर परवेसिवनेस, मटीरियलिटी या फिर परवेसिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है, सीए अनु वांट्स टू कंफर्म द बैलेंस एंड रिक्वेस्ट द सीएफओ ऑफ द कंपनी फॉर सेंडिंग अ बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू वुलन प्राइवेट लिमिटेड। हमने बोला भाई हमें वुलन प्राइवेट लिमिटेड को बैलेंस कंफर्मेशन भेजना है, सीईओ के पास गए कि भाई हमें बैलेंस कंफर्मेशन भेजना है, आप उसका ऑथराइजेशन दे दो, टू व्हिच ही रिफ्यूजेस एंड इज नॉट विलिंग। सीएफओ ने मना कर दिया कि जाओ मैं तुम्हें मना करता हूं, तुम नहीं भेज सकते वुलन प्राइवेट लिमिटेड को। तब इसमें क्वेश्चन यही होगा अब उसके बाद क्या किया जाए, व्हाट शुड बी सीएस अनुज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पांस इन केस ऑफ रिक्वेस्ट मेड रिलेटिंग टू बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम वुलन प्राइवेट लिमिटेड। उसका रिस्पांस यही होगा कि वो इंक्वायर करेगी रीजंस, मैनेजमेंट से पूछेगी कि आप मुझे क्यों मना कर रहे हो बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए, एंड उसके बारे में ऑडिट एविडेंस सीक करेगी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मिस्टर एक्स वन ऑफ द फैशन डिजाइनर्स हैड सोल्ड हिज डिजाइन्स टू द कंपनी बट ओइंग टू अ डिस्प्यूट द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैंसिल्ड। ठीक है, उसने डिजाइन हमको सोल्ड किया लेकिन कुछ डिस्प्यूट की वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, एंड अब बोथ द पार्टीज जो है वो लिटिगेशन में है लोकल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ठीक है, दोनों अब लिटिगेशन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम एज ऑडिट प्रोसीजर्स व्हाइल डीलिंग विद द केस ऑफ मिस्टर एक्स। मतलब ये जो पूरा मसला हुआ कि भाई दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया फिर दोनों ने कैंसिल कर दिया कुछ डिस्प्यूट की वजह से, अब दोनों का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो इस पूरे सिचुएशन में हमारा एज एन ऑडिट टीम हमारी प्रोसीजर्स क्या नहीं होगी।
ठीक है, तो 3 प्रोसीजर्स है इसमें से और एक नहीं होगी, तो कौन सी नहीं होगी? सबसे पहला इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट की, सही बात है। रिव्यू करेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग, सही बात है। रिव्यू करेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट, सही बात है। ये तीनों आपको याद आ रहा होगा, तो दिस आर द ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स वाले एक पॉइंट में ऐसे 501 के लिए दीज वर द ऑडिट प्रोसीजर्स तीनों। और लास्ट में इंक्वायरी ऑफ मिस्टर एक्स, नहीं भाई कभी भी हम एक्सटर्नल पर्सन की इंक्वायरी नहीं करते हैं, तो हम उससे थोड़ी जाके पूछेंगे, उससे थोड़ी इंक्वायरी करेंगे, वो तो एंटिटी के खिलाफ ही बोलेगा ना। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है सर, यस सर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, कंप्लीशन एंड रिव्यू। उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले केस सिनेरियो 1 के बारे में। इसमें शायद 2 केस सिनेरियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देख लेते हैं। द मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट ने अमेंड कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर फाइनली अप्रूव्ड ऑन 25/7/2023। सीए स्नेहा इशूज अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब थोड़ा सा इसको ना हल्की हल्की से फील लेके पढ़ेंगे ना भाई, तो मैंने आपको इतना सा मार्क करवा दिया। अब इतने से मार्क करके आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैनेजमेंट ने अमेंड किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या कि ये कुछ सब्सीक्वेंट इवेंट्स रिलेटेड हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट ने कुछ सब्सीक्वेंट इवेंट हुआ होगा, इसलिए मैनेजमेंट ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट किया होगा, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनली अप्रूव हुए होंगे 25/7/23 को, और फिर जो अपना सीए है उसने नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करी। पहले उसने की होगी रिपोर्ट इशू, उसके बाद फिर उसने वापस से नई रिपोर्ट इशू करी। ठीक है, यस सर। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द न्यू ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ये जो न्यू ऑडिट रिपोर्ट इसने साइन करी है उसकी एप्रोप्रिएट डेट क्या होगी? तो आपको अगर याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था ऐसे 560 में, ऐसे 560 में हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई अगर जो आपने मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड कर दिए, उसके बाद जब तक वो अप्रूव नहीं कर देते तब तक आप अपनी रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। मतलब 25/7/23 को कर लो या उसके बाद अपनी रिपोर्ट दे दो, उससे पहले नहीं दे सकते। वही सेम आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है, ऑन और आफ्टर 25/7/2023। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीए स्नेहा वुड हैव टेकन इनटू अकाउंट अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स टू गेट अ नॉलेज ऑफ द इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द कंपनी। उसने बोला कि भाई हाँ, हमने बहुत सारे प्रोसीजर्स किए होंगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली ये बात हो रही है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर सच ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम प्रोसीजर्स करते हैं उसमें से कौन सा प्रोसीजर नहीं है, ये चारों में से कौन सा प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहला ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स सेट अप टू आइडेंटिफाई द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। मैनेजमेंट के प्रोसीजर को समझते हैं, सही बात है। फिर इंक्वायर करते हैं मैनेजमेंट को इवेंट्स के बारे में, वो भी सही बात है। फिर हम रीड करते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ द पीरियड, मतलब डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी सही बात है। और लास्ट में गेटिंग द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड टिल द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट मैंडेटरली एज अ कंडीशन टू इशू द ऑडिट रिपोर्ट। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, इसके लिए आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी के अभी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मैंडेटरी है? ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा प्रोसीजर नहीं है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें क्या पढ़ना था। On returning back, Deepika tells Sneha that major stocks of the company got destroyed because of a fire in their plant on 27/6/2023. अब फायर है हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ऑब्वियसली एडजस्टिंग नहीं है, क्योंकि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो फायर हुआ है हमारा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ है 27/6/23 को। ठीक है, बाद में हुआ, मतलब ये सब्सिक्वेंट इवेंट है। एंड इट हैज अफेक्टेड द कंपनीज ऑपरेशंस बैडली। ठीक है, इससे कंपनीज के ऑपरेशंस जो है वो बैडली अफेक्टेड भी हो गए। सीए स्नेहा ने क्या किया, शी वांट्स द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसने बोला कि ठीक है भाई, फायर हो गई, आपके सारे ऑपरेशंस बहुत बैडली हिट हुए हैं, इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, टू विच मैनेजमेंट इज डिसइंक्लाइंड। तो मैनेजमेंट ने बोला नहीं भाई, मैं नहीं करने वाली। आफ्टर द मैनेजमेंट रिफ्यूजल शी इशूड ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑन 15/7/23। मैनेजमेंट के रिफ्यूज करने के बाद उसने 15/7/23 को ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है। ठीक है, ये पुरानी वाली ऑडिट रिपोर्ट है, यहाँ पे नई वाली ऑडिट रिपोर्ट तो हमने 25/7/2023 को करी थी। ठीक है, तो उसने जो 15/7/23 को ऑडिट रिपोर्ट इशू करी थी ना, इसमें क्या ओपिनियन दिया होगा, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट डेटेड 15/7/23, which type of opinion was most likely to be provided by her। मैंने बोला कि सब्सीक्वेंट इवेंट हुआ है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, आपको डिस्क्लोज कर दो, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, तो मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दी। कौन सी ओपिनियन? मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दी है। ठीक है, यस सर।
फिर रिस्पेक्ट टू द न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशूड, जो भी आपने नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करी, कब इशू करी, ऑन और आफ्टर 25 जुलाई 2023, विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हम नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं तब हम ईओएम और ओम पैरा में बताते हैं कि हमने नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करी थी, फिर डेट बताते पुरानी ऑडिट रिपोर्ट का, नई ऑडिट रिपोर्ट का। तो यहाँ पे हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे सबसे पहली बात, क्योंकि भाई उन्होंने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब अमेंड कर दिए, जो भी फायर वाला था वो सब भी अमेंड कर दिया है उन्होंने, तो इसलिए हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे एंड ईओएम और ओम पैरा में हम बता देंगे जो हमें बताना है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कुछ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी यहाँ पे कुछ था हमारे लिए कि नाउ सीएस नेहा वांट्स टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इंक्लूड द इंपैक्ट ऑफ दिस लॉसूट, मतलब जो लॉसूट हुआ था उसका इंपैक्ट उसको इंक्लूड करना है ऑन द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दिस टाइम दे एग्रीड, मतलब मैनेजमेंट ने एग्री कर लिया एंड अमेंडेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली टू कवर द इंपैक्ट ऑफ बोथ द इवेंट्स। अब वो दोनों इवेंट्स के इंपैक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, फायर वाले को भी और लूजिंग द लॉसूट वाले को भी, ये दोनों इंपैक्ट हमने कंसिडर कर लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो अब ये लोग पूछ रहे हैं कि अब हमें कौन सा ओपिनियन इशू करना चाहिए। भाई दोनों अगर इंपैक्ट वो लोग कंसिडर कर रहे हैं तो हमें अनक्वालिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहिए और बताना चाहिए ईओएम और ओम पैरा में कि भाई हमने दूसरी ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है, ठीक है। नेक्स्ट ये बात करता है द फायर इवेंट अकरिंग ऑन 27/6/23 इन कंपनीज प्लांट रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए फायर इवेंट के बारे में। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसको सिर्फ हम डिस्क्लोज करेंगे, क्या इसको हम एडजस्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नहीं, क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। तो इसका बस डिस्क्लोजर चाहिए होगा नोट्स टू अकाउंट में, मैनेजमेंट को सिर्फ इसका डिस्क्लोजर इंश्योर करना है नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस सिनेरियो 2 के बारे में। केस सिनेरियो 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमें सीए नमित टेल्स मनप्रीत, मतलब कोई सीए है वो अपने मनप्रीत को बोल रहा है अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन द अबव केस ऑन मैटर्स अंडर डिस्कशन, ठीक है, टाइम पास वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, मतलब इनमें से कौन सी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है ऑडिटर की, मतलब हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहला है ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन द मैटर अंडर डिस्कशन, सही बात है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। फिर कंक्लूड ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, सही बात है, हमें देखना पड़ेगा मैनेजमेंट का यूज गोइंग कंसर्न के लिए। फिर असेसिंग वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, यस, हमें ये भी देखना पड़ता है, हमें मटेरियल अनसर्टेनिटी को एसेस करना पड़ता है। एंड लास्ट में लिखा है गारंटी द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न बेस्ड अपॉन इट्स ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या हम गारंटी देते हैं ऐसे 570 में? नहीं सर, हम गारंटी दे ही नहीं सकते, बिकॉज वी एंड ओनली गिव रीजनेबल अश्योरेंस, वी कैन नॉट गिव गारंटी, तो ये हमारा नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यस सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मनप्रीत ने लिस्ट आउट किए हैं फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, मनप्रीत ने कुछ प्रोसीजर्स लिस्ट आउट किए हैं, उस प्रोसीजर्स में से क्वेश्चन आएगा हमें आइडेंटिफाई विच सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आर रेलेवेंट इन द अबव केस सिनेरियो एज पर द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय मनप्रीत, मतलब बेसिकली गोइंग कंसर्न को एसेस करते टाइम हम कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, वो बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे रिक्वेस्टिंग मैनेजमेंट टू मेक इट्स असेसमेंट रिलेटेड टू कंपनीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न, सही बात है, हम मैनेजमेंट को असेसमेंट के लिए बोलते हैं। दूसरा बात कर रहे हैं इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट्स फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, सही बात है, हम फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन को भी इवैल्यूएट करते हैं। फिर तीसरी बात कर रहे हैं मेक अ स्पेसिफिक असेसमेंट ऑफ कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, क्या हम स्पेसिफिक असेसमेंट करते हैं? नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि भाई हम कोई स्पेसिफिक असेसमेंट खुद ही करते हैं कंपनी की एबिलिटी का गोइंग कंसर्न, ठीक है। एनालाइजिंग कैश फ्लो फोरकास्ट ऑफ द कंपनी, कैश फ्लो फोरकास्ट को एनालाइज करते हैं, यस सर, एनालाइज तो करते हैं हम कैश फ्लो फोरकास्ट को। फिर आता है कंसिडरिंग द एडिशनल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन अवेलेबल सिंस द डेट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट, यस, कोई भी एडिशनल इंपैक्ट हो गया, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई हमें मैनेजमेंट के असेसमेंट के बाद, वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है, ये तो हम करते ही हैं। फिर आता है मेक एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न, हाँ सर ये भी करते हैं, लेकिन ये काम करती है मैनेजमेंट, क्या हम करते हैं? नहीं, हम डिस्क्लोजर्स नहीं करते एप्रोप्रिएट, मैनेजमेंट करती है डिस्क्लोजर्स, हम तो उनको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेक की बात हो रही है, हम मेक नहीं करते, ठीक है। फिर रिक्वेस्टिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग द प्लान्स फॉर एक्शंस एंड फीजिबिलिटी ऑफ दीस प्लान्स, यस, हम रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं मैनेजमेंट से। फिर बात हो रही है राइटिंग अ पैरा एड्रेस टू द स्टेक होल्डर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट साइटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसीजर्स अदर टू रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन, क्या हम ऐसा कोई पैरा वैरा डालते हैं गोइंग कंसर्न का? अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी तो डालते हैं, वो अलग पैरा है, लेकिन बाकी ऐसे जनरली वो पैरा डालते नहीं डालते सर, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, 1, 2, 4, 5 और 7, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 1, 2, 4, 5, 7, ठीक है, यस। तो ये हमारे प्रोसीजर्स है फॉर गोइंग कंसर्न, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें क्या पढ़ना है? सीए नमित कंक्लूड्स दैट द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एप्रोप्रिएट है, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एज टू फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द करंट बिजनेस। ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है। हाउ द मैनेजमेंट हैज मेड एन एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू सच मटेरियल अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब गोइंग कंसर्न सही है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है और मैनेजमेंट ने सही से डिस्क्लोजर भी कर दिया मटेरियल अनसर्टेनिटी का, तो अब मैं क्या ओपिनियन दूंगा? ये शायद ओपिनियन का ही पैरा है, कंक्लूजन क्या दूंगा मैं? ठीक है, तो मैं यही कंक्लूजन दूंगा कि भाई एक तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा एंड दूसरा एक मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का एक पैरा डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने डिस्क्लोजर दे दिया मटेरियल अनसर्टेनिटी का, इसलिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, एंड क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी है इसलिए मेरे ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न का एक पैरा आ जाएगा। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? द मैनेजमेंट इज अंडर अ रिस्पांसिबिलिटी टू मेक स्पेसिफिक असेसमेंट ऑफ कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न। सही बात है भाई, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है असेसमेंट करना। दूसरा, द मैनेजमेंट इज अंडर अ रिस्पांसिबिलिटी टू मेक एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स इन कनेक्शन विद गोइंग कंसर्न इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है डिस्क्लोजर्स करना, हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। इसका मतलब क्या है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन के रिगार्डिंग क्या एप्रोप्रिएट है? सबसे पहला है इट सिग्निफाइज दैट कंपनी इज रिफ्लेक्टिंग नेट लॉसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं भाई, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या? प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, अच्छे से चलेगी कंपनी, तो नेट लॉसेस वाला तो गलत है। इट सिग्निफाइज दैट कंपनी इज नॉट मॉडर्नाइजिंग ऑन इट्स प्लांट एंड मशीनरी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, मॉडर्नाइज कर रहे हैं तभी तो वो चलेंगे ना फ्यूचर में। ठीक है। इट सिग्निफाइज दैट एसेट्स आर लाइकली टू बी रिकॉर्डेड एट प्राइसेस एट व्हिच दे वुड फेच। मतलब ये बोल रहा है लिक्विडेशन बेसिस पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है नहीं, अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा होता तब हम लिक्विडेशन बेसिस पे बनाते हैं, तब हम रिलायजेबल वैल्यू पे बनाते हैं। ठीक है। एंड लास्ट में इट सिग्निफाइज दैट कंपनी हैज नो इंटेंशन ऑफ कर्टेलिंग मटेरियली द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इन फोर्सेबल फ्यूचर। हां, गोइंग कंसर्न का मतलब यही होता है कि हम फ्यूचर में अपने ऑपरेशंस कम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6, कहां गया भाई? चैप्टर नंबर 6, हाँ चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था हमने। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 रिपोर्टिंग के बारे में, उसमें इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सब हमको यहीं से करना पड़ेगा, और 5 भी। ठीक है, इसके अलग अलग पैरा दिए जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ कंपनी। ठीक है, मतलब सब्सटेंशियल पार्ट रेवेन्यू का मतलब अबाउट 80% ऑफ द पार्ट हमारा जो है वो जनरेट होता है थ्रू कैश सेल्स। मतलब हम सेल्स करते हैं, वो कैश सेल करते हैं, 80% हमारी कैश सेल होती है, 20% हमारी क्रेडिट सेल होती है, या फिर 20% हम बेसिकली बैंक में पैसा लेते हैं, बैंक सेल्स होती है। हाउएवर देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ रेवेन्यूज। मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं, हमें पता ही नहीं चल सकता कि भाई कितने कैश सेल हुए, कैसे हुए, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ रेवेन्यूज जनरेटेड टू कैश सेल्स। Therefore, team has been unable to verify such revenues generated from cash sale। इसलिए हम 80% ऑफ द रेवेन्यू को वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास हमें कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है जिससे हम वेरीफाई कर पाए। क्वेश्चन नंबर 1 यही पूछेगा मेरे ख्याल से। फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट है? इसमें है अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर क्यों? क्योंकि मटेरियल है एंड परवेसिव। परवेसिव क्यों है? 80% है इसलिए परवेसिव है। ठीक है, इसलिए हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे एंड बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। बिसाइड स्टेटमेंट हम ऑडिट रिपोर्ट में ये भी चेंज कर देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर हैव बीन ऑडिटेड, उसको हम चेंज करके बोलेंगे ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि हमने ऑडिट नहीं किया, हमें बस एंगेज किया गया था ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपने अपना ऐसे 705 में बहुत अच्छे से सारी चीजें डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीएस लिमिटेड हैज बीन ड्रैग्ड टू कोर्ट बाय बीएस लिमिटेड। ठीक है, टीएस लिमिटेड और बीएस लिमिटेड कोर्ट हियरिंग चल रही है फॉर स्टीलिंग इट्स ट्रेड सीक्रेट्स यूजिंग साइबर थेफ्ट एंड फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 50 करोड़। मतलब बीएस लिमिटेड ने टीएस लिमिटेड पे 50 करोड़ का क्लेम फाइल किया है उसके साइबर थेफ्ट करने के लिए, ट्रेड सीक्रेट्स चुराने के लिए। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टीएस लिमिटेड आर साइलेंट ऑन दिस लिटिगेशन मैटर। और टीएस लिमिटेड ने कुछ डिस्क्लोज ही नहीं किया है। 50 करोड़ का आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और आपने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज ही नहीं किया है, तो मतलब ये भाई मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल में स्टेटमेंट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। इट अमाउंट्स टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी है ये, हमारे पास लायबिलिटी भी आ सकती है अगर कोर्ट केस में हमारा
ऑपोजिट प्रूव हो गया तो ये मटेरियल है क्योंकि 50 करोड़ की है और कंटिंजेंट लायबिलिटी है और ये नॉन डिस्क्लोजर हुआ है कि हमने डिस्क्लोज नहीं किया है, इसलिए हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। अब क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दिया? क्योंकि हमें थोड़ी पता है परवेसिव है या नहीं है। ऊपर वाले केस में हमें पता था भाई 80% है, परवेसिव है, यहाँ पे हमें पता नहीं है और ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इसलिए हमने इसके लिए क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 2 करोड़। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 2 करोड़ था ऑन अ टर्नओवर, और टर्नओवर कितना था हमारा? 100 करोड़ का। देयर इज एन एक्सपोर्ट रिसीवेबल फ्रॉम अ चेन ऑफ स्टोर्स आउटस्टैंडिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 3 करोड़। मतलब कुछ एक्सपोर्ट रिसीवेबल था हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 करोड़ का, फॉर विच देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। मतलब इसके रिकवरी के चांसेस नहीं, हमारे पास 3 करोड़ आने ही नहीं वाले, फिर भी हमने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया हुआ है। और ये अगर हमने उसको राइट ऑफ कर दिया 3 करोड़ को, तो हमारा प्रॉफिट से लॉस हो जाएगा 1 करोड़ का भाई। मतलब इतना मटेरियल है, इतना परवेसिव है। डेट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ बाय द क्लाइंट डिस्पाइट बीइंग कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट। मतलब डेट अभी तक ये जो हमारा 3 करोड़ है, ये अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कौन सा ओपिनियन हमें एक्सप्रेस करना है? एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि ये मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। अगर परवेसिव क्यों है? क्योंकि भाई 3 करोड़ का है, इसको अगर हमने राइट ऑफ कर लिया तो हमारा प्रॉफिट चला जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ से 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा हमें, बेसिकली प्रॉफिट चला भी जाएगा और लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। टीम हैज ड्राफ्टेड फॉलोइंग पैरा प्रपोज टू बी इंक्लूडेड अंडर एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ के अंदर हम कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हैं। क्या इंक्लूड करना चाह रहे हैं? Concerns are raised regarding going concern status of the bank. However, the bank feels that it continues to remain a going concern in view of the reasons stated in note 10. Our opinion is not modified in respect of the matter. आप मुझे एक बात बताओ कि क्या going concern से रिलेटेड हम एओएम पैरा देते हैं या फिर मुर्ग पैरा देते हैं? मुर्ग मतलब मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। हम मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न ये वाला पैरा देते हैं, हम ईओएम पैरा तो देते नहीं है। ठीक है, जबकि वो ईओएम पैरा प्रपोज कर रहे हैं इंक्लूड करने का। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। इसमें हम बताएंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग ईओएम पैरा, सेपरेट पैरा ऑन मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न इन रिपोर्ट शुड बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद एसएस 570। ठीक है, यस सर। लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है द टीम वाज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट फिनिश्ड गुड्स ऑफ 1 करोड़ लाइंग एट अ लोकेशन टेकन ऑन रेंट इन फरवरी 2023। मतलब एक फिनिश गुड्स का लोकेशन था जिसमें फिनिश गुड्स रखे थे 1 करोड़ के, और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई थी। ठीक है, हम उसके बारे में इन्वेंटरी काउंट अटेंड ही नहीं कर पाए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं कर सकते उसके ऊपर। टोटल इन्वेंटरीज है हमारी 8 करोड़ की और पीबीटी है 10 करोड़ का। मतलब पीबीटी के 10% जितना इन्वेंट्री हम ऑडिट ही नहीं कर पाए, हम उसके अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो बताओ, अब ये ओपिनियन की बात आ रही है यहाँ पे कि भाई हमें कौन सा ओपिनियन देना पड़ेगा। तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, परवेसिव नहीं है, ये सिर्फ 10% है पीबीटी का। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। ठीक है, मतलब मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, इसलिए क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। ठीक है सर, यस सर। ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में, विच इज स्पेशलाइज्ड एरियाज। इसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन के लिए हमें क्या पढ़ना है? हमें ये देखना है द अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द स्कीम्स ऑफ द फंड। सर, ये अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है? मैंने आपको आपके लेक्चर में बताया हुआ है कि अब्रिज्ड का मतलब होता है समरी। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, अब्रिज्ड मतलब समरी। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द स्कीम्स ऑफ द फंड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ फंड। किसने प्रिपेयर किया है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने प्रिपेयर किया, पर्सुएंट टू सेबी रेगुलेशंस। सेबी ने जो बोला था उसके हिसाब से उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, एंड इन अकॉर्डेंस विद फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। मतलब सेबी कौन हुई यहाँ पे? स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। उस स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें फ्रेमवर्क बताया, हमने उस फ्रेमवर्क के हिसाब से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर, अब देखो ये स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कौन है? सेबी। तो अगर सेबी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल के बाद उसके फ्रेमवर्क के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ना, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन प्रिपरेशन ऑफ अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एक्सेप्टेबल। मतलब अगर कोई स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कुछ बता रही है हमें, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ऐसा हम प्रिज्यूम कर लेंगे वो एक्सेप्टेबल है, हमें उसमें क्राइटेरिया चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई खुद स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसएस 810। ठीक है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बेसिकली ये बात हो रही है। द नोट्स टू अकाउंट शुड स्पेसिफिकली डिस्क्लोज दैट दीज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही बात है, हमें ये बताना पड़ता है।
दूसरा, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैव डिस्क्लोज्ड दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। ये भी हमें बताना पड़ता है कि भाई जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेबसाइट पे है कंपनी के। It should be stated in auditor's report that reading the summary financial statements is not a substitute for reading the audited financial statement of scheme of fund। ये भी हमें बताना पड़ता है कि भाई वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में ये बोल रहा है, it should be stated in auditor's report that summary financial statements have been compared with related information in audited financial statements to determine whether the summary financial statements agree with or can be recalculated from related financial information in the audited financial statement। सर ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ हमें नहीं बताना पड़ता, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यही आंसर है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉट वाला पूछा था, नॉट इन अकॉर्डेंस विद एसेट 810। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू बी इंक्लूडेड अंडर हेडिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर ऐसे 810 हमें क्या बतानी पड़ती है। ठीक है, क्या बतानी है? आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही बात है। बेस्ड ऑन आर प्रोसीजर्स विच वर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे एसेज इशूड बाय आईसीएआई। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है कि हाँ भाई हमें बतानी पड़ती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि एक्सप्रेस करना है मेरे ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आपको ऐसा लगे ना ये ऑप्शन तो सही है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, चारों ऑप्शन पढ़ने के पहले किसी को भी टिक मत करना, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना, फिर पता लगाना कि कौन सा सही है। ठीक है, यस सर। यहाँ पे बोला आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन आर प्रोसीजर्स। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ सेम है। विच वर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 810 इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब देख लो छोटा सा डिफरेंस, वहां पे हमने पूरे एसेज को रेफर किया है, यहाँ पे ऐसे 810 की स्पेसिफिकली बात करिए तो ये वाला ज्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। Our responsibility is to express an opinion on summary financial statements based on our procedures which were conducted in accordance with essays adopted in circumstances including essay 810। अब इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, essays भी ले लिया और बोल रहे हैं essay 810 के इंक्लूडिंग में हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है। लेकिन हमने तो सिर्फ essay 810 की बात करी है क्योंकि हमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ essay 810 लगता है। ये बोल रहा है which were conducted in accordance with SEBI regulations। वाह, हम क्या सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से ऑडिट करते हैं? नहीं, हम एसेज के हिसाब से ऑडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे 810 आ जाएगा। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Which of the following para is most appropriate to be included under heading opinion in the auditor's report। मतलब बेसिकली जब हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तब हमें उसमें क्या वर्डिंग रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिराइव्ड हुए हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एंड वो फेयर समरी है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, फॉर फेयर समरी है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एंड ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी सेबी ने स्टैंडर्ड्स किए हैं वो गैप इन सबको कंप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एकदम सही लग रहा है मुझे। ठीक है, परफेक्ट लग रहा है ओपिनियन के हिसाब से। दूसरा बोल रहा है इन आर ओपिनियन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ फेयर समरी ऑफ दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद ये सारी बातें कहाँ गई भाई कि भाई वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बने हुए हैं, फिर वो अकॉर्डिंग्स विद अकाउंटिंग पॉलिसी से सेबी स्टैंडर्ड्स और गैप के हिसाब से, ये तो नहीं बोला तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इन आर ओपिनियन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिराइव फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एंड आर कंसिस्टेंट, एक वर्ड यहाँ पे है कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड फिर अकाउंटिंग पॉलिसी सेबी स्टैंडर्ड और गैप के हिसाब से बने हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे फेयर समरी का है और यहाँ पे कंसिस्टेंट का है, और आंसर हमारा है फेयर समरी, क्योंकि हमने फेयर समरी पढ़ा है, कंसिस्टेंट नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये छोटे छोटे इतने छोटे से पॉइंट पे भी आईसीआई ने एमसीक्यू पूछ लिया। ठीक है, देख रहे हैं आप ये आईसीआई का करामात। इन आर ओपिनियन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिराइव फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एंड कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट तो है ही नहीं भाई, हम तो फेयर समरी की बात करेंगे। ठीक है, यस सर। Which of the following is usually not an element of audit report on abridged financial statements। मतलब जब हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें यूजुअली कौन सा एलिमेंट नहीं आता है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आता है क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अदर मैटर पैराग्राफ भी आता है क्योंकि हमें उसमें भी कुछ बताना पड़ता है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सब चीज में आता है भाई, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें बतानी पड़ती है। कैम यूजुअली नहीं आता है, कुछ अगर स्पेसिफिक हाई इंपॉर्टेंस वाला मैटर हो तो ही कैम आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम कैम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 रिलेटेड सर्विसेज के बारे में, और उसमें हम शुरू करने वाले इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो को। ये केस सिनेरियो है SRS 4410 कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या बोला गया है? देयर आर एपरेंट एरर्स इन फ्यू ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से हमने जो ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड किए उसमें कुछ एरर्स है बेसिकली। ठीक है, तो in respect of the errors in some opening balances noticed as described in the case, which of the following statement is most appropriate? कौन सा statement most appropriate है? Such errors should straight away lead to qualification of a report to be issued। भाई साहब
कुछ कुछ ओपनिंग बैलेंसेस में एरर है तो क्या आप क्वालिफाई कर दोगे अपनी रिपोर्ट को? नहीं सर। नॉलेज ऑफ सच टाइप ऑफ एरर हैज नो इफेक्ट ऑन कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय द फर्म। कोई इफेक्ट नहीं होगा भाई, ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई, इफेक्ट तो होगा ना यार। फिर the above said matter relates to SF5 and initial audit engagements opening balances and has no effect on the reporting obligation in compilation engagement। बोले compilation engagement में हमें फर्क नहीं पड़ता ये सारे, क्योंकि SF5-10 की बात है, गलत। Such errors should be brought to the knowledge of management। मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई ये एरर है, आपने गलत इंफॉर्मेशन हमें क्यों दे दी है, ठीक है। भले कंपाइलेशन एंगेजमेंट है फिर भी हम उसमें गलत इंफॉर्मेशन नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ठीक है। तो हमें मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई गलत इंफॉर्मेशन है, आप गलत इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, वेरीफाइड टू एंश्योर दैट ऑल रेवेन्यूज रिक्वायर्ड टू बी बुक्ड बाय द कंपनी हैव इन फैक्ट बीन बुक्ड। मतलब इसमें उसने क्या किया, रेवेन्यू जितने भी रेवेन्यू कंपनी को बुक करनी चाहिए तो सारे रेवेन्यू हमने बुक किए हैं कि नहीं किए वो हमने वेरीफाई किया है। इसका मतलब बेसिकली कंप्लीटनेस चेक करिए रेवेन्यू की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है रिगार्ड्स द सजेशन ऑफ वन ऑफ द टीम मेंबर्स रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। मतलब किसी टीम मेंबर ने हमारे टीम मेंबर ने किसी ने हमें सजेस्ट किया है कि क्या हम सारी रेवेन्यू बुक कर ले कि नहीं कर ले, ये वेरीफाई कर ले कि नहीं कर ले कि भाई कंपनी ने एग्जिस्टेंस फॉलो किया है, कंप्लीटनेस फॉलो किया है रेवेन्यू का कि नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? सजेशन ऑफ द टीम मेंबर इज नॉट प्रॉपर एज वेरीफाइंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच एंगेजमेंट, इज नॉट रिक्वायर्ड इन सच एंगेजमेंट। भाई हम कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हम ऑडिट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हम रिव्यू नहीं परफॉर्म कर रहे, तो हमें सारे रेवेन्यूज की कंप्लीटनेस चेक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है और ना ही हमारी जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ कंपाइल करेंगे, हमें एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक करने की जरूरत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हमें दे रहा है ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। यस सर। इन व्यू ऑफ द टीम मेंबर सजेशन relating to adherence to appropriate standard of quality control, which of the following statement is relevant to context in state engagement? मतलब ये बोल रहा है कि भाई टीम मेंबर बोल रहा है कि हमें कंप्लाई करना चाहिए एसक्यूसी को, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? SQC1 इज एप्लीकेबल इन दिस एंगेजमेंट। मैंने आपको बताया SQC1 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल स्टैंडर्ड्स। जो भी हम स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, एसएस, एसआरई, एसएई, एसआरएस, सारे स्टैंडर्ड्स पे SQC1 एप्लीकेबल है, तो SQC1 यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या बोला गया है? सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट ऑफ अ कंपनी कमिंग अप इन राउरकेला इन ओडिशा हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो आप सेटिंग कर रहे हो, कोई जो भी आप नया यूनिट बना रहे हो उसके बारे में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया नहीं है, और जो एक्सपेंडिचर इनकर किया था वो आपने बैंक अकाउंट से मेंटेन इनकर किया था, जो आपने मेंटेन किया राउरकेला में, एंड वाज ओमिटेड टू बी शोन अंडर एप्रोप्रिएट हेड। और वो बैंक अकाउंट भी, वो एक्सपेंडिचर भी आपने एप्रोप्रिएट हेड के अंदर दिखाया नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? द अबव नोटेड ओमिशन कैन बी मिसलीडिंग। ये ओमिशन मिसलीडिंग हो सकता है ना यार, क्योंकि आपने अपना जो नया यूनिट है उसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर खर्च किया उसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बताया। तो by disregarding such an omission, the fundamental principle of integrity is violated and engagement cannot be performed in accordance with ethical requirements। और अगर हम उस omission को disregard कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं, तो हम integrity को follow नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारे ethical requirements comply नहीं हो रही। दूसरा बोला था above noted omission can be misleading by disregarding such an omission the fundamental principle of objectivity is violated। भाई objectivity थोड़ी violate हो रही है मेरी, कोई independence थोड़ी violate हो रही है मेरी, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रिटी वायलेट हो रही है, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी वायलेट हो रही है मेरी, ठीक है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जब मैं कोई भी प्रोसीजर्स पर कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूँ तो मुझे इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ती है, ऑनेस्टी मेंटेन करनी पड़ती है। मुझे पता चल गया है कि कंपनी ने ओमिट किया है फिर भी मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही। फिर बोला द अबव नोटेड ओमिशन हैज नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मिंग सच कंपाइलेशन एंगेजमेंट। भाई ये तो गलत ही है भाई, इफेक्ट तो है ही, हमारी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। द अबव नोटेड ओमिशन हैज नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मिंग एंड इशूइंग रिपोर्ट्स अंडर सच कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ये सेम बात कर रहा है, भी गलत है, ठीक है। तो सही है हमारा यह वाला आंसर है। The detailed documentation is maintained during the course of compilation engagement, ठीक है। डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन हमने मेंटेन किया है। Which of the following statement is most appropriate regarding the assembly of the final audit file? सर असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल मुझे याद आ गया, विद इन 60 डेज ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट हमें असेंबली करनी पड़ती है फाइनल ऑडिट फाइल, लेकिन वो जो डेट है, वो जो टाइमलाइन है वो एसएएस के लिए है भाई, SQC1 में दी हुई है, ठीक है। ये जो टाइमलाइन है ये एसआरएस के लिए बात कर रहे हैं हम लोग इधर, ठीक है। तो एसआरएस में कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई है। फाइनल एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंपाइल्ड असेंबल्ड ऑन अ टाइमली बेसिस, ऐसा लिखा हुआ है, टाइमली बेसिस लिखा हुआ है, क्या टाइम है वो हमें नहीं बताया हुआ है। आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द टाइम लिमिट सेट बाय द फर्म। फर्म अपने लिए खुद के लिए टाइम लिमिट सेट करेगी, ठीक है सर। यस सर, ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में, विच इज रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बस इसके बाद आप देख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस ये हमारे इतने 6
6 चैप्टर्स और बचे, उसके बाद हम शुरू करेंगे बीओएस पोर्टल के इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। तो चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। बिलो इज गिवन एन इनकम्प्लीट ड्राफ्ट टेस्ट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जब हम रिव्यू कर रहे हैं ना इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, रिव्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो बिलो हमने क्या दिया है, इनकम्प्लीट ड्राफ्ट दिया है। मतलब कुछ कुछ जगह हमने हाईलाइट नहीं करी है, कुछ कुछ जगह हमने मार्क नहीं करी है, वो जगह बेसिकली हमको भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है 2XXXXX, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट है ऑन रिव्यू ऑफ इंटरिम स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट, ये किसको एड्रेस करेंगे, 2 में क्या लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, 2 में क्या लिखेंगे। तो नेम ऑफ एड्रेस ही क्या होगा यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जो रिव्यू रिपोर्ट है ये हम किसको देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं, इसलिए यहाँ पे एड्रेस भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस। इस टाइम पे रिव्यू के टाइम पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें पूछी गई है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिव्यू के टाइम पे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन ऑन द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द रिव्यू। कंक्लूजन एक्सप्रेस करना, क्या हम रिव्यू में ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, नहीं। ऑडिट में ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, रिव्यू में हम सिर्फ कंक्लूजन एक्सप्रेस करते हैं। फिर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, नहीं रीजनेबल अश्योरेंस नहीं भाई। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्रेस अ कंप्लायंस स्टेटमेंट, नहीं भाई, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने, तो हमें कंक्लूजन देना पड़ता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, यस सर। फिर बात करते हैं, गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। कौन सा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कौन सा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड लगेगा यहाँ पे लगेगा SRE 2410, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो यही लिखा गया है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने ही परफॉर्म किया है ये रिव्यू, इसलिए यहाँ पे SRE 2410 लगेगा। ठीक है सर, यस सर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ रिव्यू इज सब्सटैंशियली एक्सेस, मतलब ये रिव्यू का मतलब समझाना है हमें कि रिव्यू क्या होता है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलेंगे, फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट, अ रिव्यू इज सब्सटैंशियली ब्रॉडर इन स्कोप देन ऑडिट। नहीं, पागल हो गया सर, रिव्यू तो छोटा होता है ना स्कोप में, ऑडिट बड़ा होता है। ऑडिट में हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, रिव्यू में तो ऊपर ऊपर से बस रिव्यू ले लेते हैं, तो ये गलत है, ब्रॉडर इन स्कोप। A review is substantially broader in scope than audit, ये भी गलत है भाई, broader in scope तो होता ही नहीं है। A review is substantially narrower in scope than audit, हाँ सर ये सही हो सकता है ना, वैसे narrower in scope भी तो होता ही है। A review is substantially less in scope than audit। अब देख रहे हो भाई, एक वर्ड पे खेला है, बाकी आप ये पूरा पढ़ लो, ये पूरा पढ़ लो, आपको सेम मिलेगा। सिर्फ एक वर्ड पे खेला इन्होंने कि भाई नैरोअर होता है या फिर लेस होता है, और आपको याद होगा हमने पढ़ा था लेस होता है, नैरोअर तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी जीवन में, इसलिए यहाँ पे लेस में ये टिक आएगा। मतलब सब एक वर्ड के लिए आपके 2 मार्क दाव पे लग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऑडिट को इतना बारीकी से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे लेस की बात हो रही है तो आपको लेस में टिक करना है। ठीक है, 5th की बात कर लेते हैं। 5th में क्या बोल रहा है हमें, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू कंडक्टेड एज स्टेटेड इन पैराग्राफ 3 अबव XXXXX, मतलब हमें ओपिनियन देना होता है, ओपिनियन की क्या वर्डिंग होगी ये पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई बेस्ड ऑन आवर रिव्यू जो हमने किया उसके हिसाब से हमें क्या लगता है, कंप्लीट द पैराग्राफ, बेसिकली हमें बताना है क्या ओपिनियन देना है। नथिंग, यहाँ पे हम नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन देते हैं। कौन सा वर्डेड ओपिनियन, नेगेटिवली। तो यहाँ पे हम बोलते हैं नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट अकम्पनिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द एफओसेड इंडियन एंड अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया हैज नॉट डिस्क्लोज्ड the information required to be disclosed in terms of regulation 33 as amended including the manner in which it is to be disclosed or it contains any material misstatement। सॉरी मैंने बहुत जल्दी बोलिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जो अंडरलाइन चीज है उस पर ध्यान देना है। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट इज नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे नजरिए में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया कि कंपनी ने कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं करी हैं, ऐसा हमारे नजरिए में नहीं आया है। मतलब आप नथिंग को काट देंगे, नथिंग और नॉट को काट देंगे, तो मतलब कंपनी ने सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है। ठीक है, यस, सबसे पहला ये सही हो गया। दूसरा बोले नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, कंपनी हैज डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन। वाह, हमारे नजरिए में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, कंपनी ने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया। गलत है भाई, तब आप थोड़ी होगे रिव्यू कंक्लूजन, ये गलत है। फिर यहाँ पे तो पॉजिटिवली वर्डेड है, द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द अकम्पनिंग स्टेटमेंट, तो पॉजिटिवली वर्डेड है तो आएगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 का इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 विच इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो की बात करते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो में कुछ भी नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ के हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है सर, कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूं, ऐसे आएंगे। Whose responsibility is to list out assumptions and underline the prospective financial information? भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है assumptions बताना, हमारी थोड़ी होती है, ऑडिटर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम तो चेक करते हैं कि मैनेजमेंट ने बताए हैं कि नहीं बताए, तो बताना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की।
Which of the following statement is most appropriate regarding use of prospective financial information to be included in such a report? मतलब हमारे रिपोर्ट में जो हम यूज ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं उसके लिए क्या सही है? सबसे पहला है इंटेंडेड यूज ऑफ प्रोजेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। ठीक है, इंटेंडेड यूज ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। इट इज फर्दर नेसेसरी टू कॉशन द यूजर्स रिगार्डिंग द इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर द पर्पस। मतलब हमने जिस पर्पस के लिए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसी पर्पस के लिए आप इसको यूज करना, आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ऐसा हम अपनी रिपोर्ट में बताते हैं, आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये सही है। फिर बोल रहा है इट इज डिस्क्रिशनरी टू स्टेट। नहीं भाई, डिस्क्रिशनरी नहीं, हमको स्टेट करना ही करना पड़ता है, हमको बताना ही बताना पड़ता है। intended use of projection is required to be disclosed. It is not necessary to caution the users. हमें necessary है भाई, यूजर्स को बताना पड़ेगा कि आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। It is prerogative of management to use report in the manner it deems fit. नहीं भाई, मैनेजमेंट की मर्जी है, ऐसा यूज नहीं कर सकते, हमें बताना पड़ता है कि आप किसके लिए यूज कर सकते हो, किसके लिए यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यस सर। What should be language of such an unmodified assurance report regarding underlying assumptions? Assumptions के बारे में हमें क्या बताना पड़ता है, हमें क्या लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है assumptions के बारे में? Negatively worded to suggest assumptions are not on unreasonable basis. इसमें हम नेगेटिव वर्डिंग देते हैं। ठीक है, सिर्फ एसेज में हम पॉजिटिव वर्डिंग देते हैं, बाकी सब जगह हम नेगेटिव वर्डिंग ही देते हैं। तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव वर्डिंग देते हैं बताने के लिए कि भाई assumptions जो है वो अनरीजनेबल नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अकॉर्डेंस विद एसएई 33400। बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना अपने को। एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्शंस इज वाउच्ड फॉर बेस्ड अपॉन परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स थॉरली। नहीं भाई, यहाँ पे हम एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्शंस वाउच नहीं करते हैं, ये स्पेसिफिकली हमने मेंशन किया था कि हम एक्यूरेसी नहीं देखते हैं। दूसरा, प्रोजेक्शंस कैन गो हेयर, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द सीए टू वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्शन। नहीं भाई, हम यहाँ पे एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्शंस वाउच नहीं करते हैं। The matter of accuracy of projections or otherwise is not domain of such an examination, therefore there is no reporting requirement। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि भाई कुछ रिपोर्ट नहीं करना, मतलब हम एक्यूरेसी वाउच नहीं करें तो ऐसा थोड़ी कुछ भी रिपोर्ट नहीं करेंगे, हमें रिपोर्ट तो करना है। क्या रिपोर्ट करना है? एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट एट ऑल वाउच फॉर इन अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक्यूरेसी हम कभी भी वाउच नहीं करते हैं, नॉट एट ऑल वाउच्ड। फिर लास्ट में क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग यूडिन से रिलेटेड इन कंटेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आपको अगर याद आ रहा हो, सारे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि हमको यूडिन को मैंडेटरी मेंशन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैंडेटरी हमें यूडिन को बताना पड़ेगा, यूडिन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, यस सर। ये था हमारा चैप्टर नंबर 11। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में, विच इज ऑन डिजिटल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 हमको सारे के सारे 5 मतलब 3 को छोड़ के सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने पड़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्या बोल रहा है? A claim management system where incoming claims can be immediately identified on website itself। मतलब एक क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिनके पास एक क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें जो इनकमिंग क्लेम्स है वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाएंगे वेबसाइट पे ही। वो कस्टमर को फॉर्म इशू हो जाएगा, जो साइन करेगा उस पर, एंड डिटेल्स जो है वो सिस्टम खुद ही वेरीफाई कर लेगा अगेंस्ट जो भी उसको डेटा मिलेगा। मतलब ये सारा काम खुद ही हो रहा है। तो यहाँ पे पूछेगा कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की, क्योंकि यहाँ पे सारा काम ऑटोमेटेड है वेबसाइट के थ्रू, इसलिए ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइबर अटैक टुक प्लेस ऑन द डेटा इन विच फाइल्स आर एनक्रिप्टेड एंड कंप्यूटर्स गॉट लॉक्ड। ठीक है, फाइल्स एनक्रिप्ट हो गए, कंप्यूटर्स लॉक्ड हो गए, और हैकर ने डिमांड किया बूटी फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ डिक्रिप्शन ऑफ फाइल्स विच वाज पेड इन बिटकॉइंस। बिटकॉइंस पे उसने बोला कि भाई आप हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो, मतलब रैंसम मनी मांग रहा है, रैंसम मांग रहा है, रैंसम मांग रहा है, मतलब ये रैंसम वेयर है। कौन सा साइबर अटैक है? रैंसम वेयर है। ठीक है, in situation discrepancy above which is not part of risk assessment procedures to assess cyber security risk। मतलब जब हम रैप परफॉर्म करते हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क के लिए, तो इसमें से कौन सा वो रैप नहीं है? सबसे पहला मेकिंग इंक्वायरीज। भाई रैप में हम इंक्वायरीज तो करते ही करते हैं। परफॉर्मिंग एक्सटर्नल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, भाई ये टेस्टिंग है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये रैप में नहीं आएगा, इसलिए इसको हमने टिक किया है। ठीक है सर, यस सर। मेकिंग इंक्वायरीज हर जगह, रैप में तो इंक्वायरीज होती ही होती है। ठीक है, फोर्थ क्या बोल रहा है हमें? फोर्थ बोला है द इंफॉर्मेशन इज सिक्योर्ड बाय नेटवर्क्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, जिसको हमने ऐसे इतने अच्छे तगड़ी सिक्योरिटी दी है। इट यूजेस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स।
ये क्या यूज करता है? क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। द इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट्स हैशिंग एंड टाइम स्टैंपिंग इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्री एविडेंटरी वैल्यू। सर ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ तो हमने ऐसे मॉड्यूल में भी नहीं देखा है। बस यहाँ पे बोल रहा है कौन सी काइंड ऑफ सर्विसेज? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आपको याद रखना पड़ेगा ये जो कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स, टाइम स्टैंपिंग, हैशिंग, सिक्योर नेटवर्क्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी आ जाए तो ये हमारा क्या है? क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। CAX इज प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, वो प्लान कर रहा है कि हाँ भाई मैं ऑडिट करूंगा। द टाइमलाइंस एंड एग्रीड इन अ मीटिंग विद KMP। उन्होंने मीटिंग करके टाइमलाइन भी एग्री कर ली है ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग कर रहे हैं वो सारी चीजें। द एंटिटी ऑल्सो एग्रीज टू प्रोवाइड डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग डिजिटली। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स आर टू बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द क्लाइंट, मतलब यहाँ पे सारा काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, वीडियो मीटिंग के थ्रू हो रहा है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ट्रू क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। रिमोट एक्सेस टू सेंसिटिव IT सिस्टम्स में नॉट बी अलाउड, ये हमने पढ़ा हुआ है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाले पॉइंट है। तो रिमोट एक्सेस टू IT सिस्टम्स में नॉट बी अलाउड, सही बात है। इट प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑडिट टीम एज दे वुड बी वर्किंग फ्रॉम देयर होम और ऑफिस एनवायरनमेंट, सही बात है। ठीक है, वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। टाइम जोन इश्यूज कुड आल्सो अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट। टाइम जोन इश्यूज भी हो सकते हैं, भाई आप इंडिया के हो, वो US का हो, तो टाइम जोन इश्यूज अफेक्ट कर सकते हैं। क्या गलत है? द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड टू omit relevant information is decreased। गलत भाई, डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या? टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स, और ओमिट करना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आप फिजिकली उनसे मिल नहीं रहे हो, आप ऑनलाइन ही कन्वर्सेशन कर रहे हो। ठीक है, यस सर, इसलिए ये हमारा पॉइंट जो है वो गलत है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस सर, ये था हमारा चैप्टर नंबर 12। देखा कितनी जल्दी जल्दी हमने सारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वो ऊपर से देखना, बाकी सब हम नीचे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? नोट्स टू अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ CFS डिस्क्लोज एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। ठीक है, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता रहे हैं हम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी के बारे में। इट प्रोवाइड्स डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स। आपको 3 चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती थी, आपको याद आ रहा हो तो। परसेंटेज ऑफ कोल्ड कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स, consolidated profit and loss, and of total comprehensive income along with their respective amounts pertaining to holding and inventory subsidiaries। आपको याद आ रहा होगा कि वहां पे था नेट एसेट्स, consolidated profit and loss and other comprehensive income। यहाँ पे total comprehensive income है, देख रहे हो आप। एक वर्ड से इन्होंने 2 मार्क का MCQ आपके लिए बना दिया। ठीक है, यहाँ पे सेम वही चीज पूछेंगे मेरे ख्याल से कि भाई कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द स्टेट डिस्क्लोजर इज नॉट प्रॉपर एज परसेंटेज ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलोंग विद रिस्पेक्टिव अमाउंट पर्टेनिंग टू होल्डिंग एंड सब्सिडीज आल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चाहिए, हमें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं चाहिए। ठीक है, यस सर। सेकंड बोल रहा है financial statements of one foreign subsidiary included in CFS are drawn up to 31st December 2022। उन्होंने 31st दिसंबर तक ही उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए सब्सिडरी के, जो फॉरेन सब्सिडरी है उसको इंक्लूड कर लिया हमारे CFS में। और मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म किया कि इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू ड्रॉ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी अप टू 31st मार्च 2023। मतलब उन्होंने दिसंबर तक बनाए, हमने उनको बोला भाई मार्च तक भी बना लोगे तो कि हम अच्छे से उसको CFS में कंसोलिडेट कर पाएंगे, लेकिन वो बोल रहे नहीं भाई प्रैक्टिकेबल नहीं है, आपको मार्च तक बनाने के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको ऑडिटर्स प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? द ऑडिटर कैन एक्सेप्ट मैनेजमेंट वर्जन। आप मैनेजमेंट का जो वर्जन है दिसंबर तक वो आप एक्सेप्ट कर लो, लेकिन उसकी ड्यूटी होगी ये वेरीफाई करना कि जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं बिटवीन 1st जनवरी टू 31st मार्च, वो अच्छे से हुई है या नहीं हुई है, उनका एडजस्टमेंट्स उनको वेरीफाई करना पड़ेगा ऑडिटर को। ठीक है, समझे? यस सर। ठीक है, आप एक्सेप्ट तो कर सकते हो, ऐसा नहीं आप उसको मना कर दो नहीं नहीं फिर तो आपका CFS बन ही नहीं सकता। बना सकते हो, लेकिन जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुई है ना 3 महीने में, वो आपको अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करनी पड़ेगी और वो ऑडिटर अच्छे से वेरीफाई करेगा कि अच्छे से एडजस्ट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, यस सर। Which of the following statement is correct in respect of goodwill and other matters described in case scenario? वो हम देखते हैं एक बार, क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या क्या है। गुडविल रिप्रेजेंट्स करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। क्या भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हो? मेरे को पता है गुडविल और हमारा जो रिजर्व वाला पॉइंट था वो हमारा परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स है, गुडविल और NCA वाला पॉइंट। तो ये करंट पीरियड तो गलत हुआ। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल, इंट्रा ग्रुप डुप्लिकेटनेस एंड दोज रिलेटिंग टू हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बीन अडॉप्टेड बाय पेरेंट्स सब्सिडियरीज रिप्रेजेंट करंट पीरियड कंसोलिडेशन। गुडविल बाय करंट पीरियड है ही नहीं गुडविल। ठीक है, करंट पीरियड है ही नहीं गुडविल।
Goodwill and adjustments relating to harmonizing different accounting policies being adopted by parent and subsidiaries represent permanent consolidation. भाई जब आप हार्मोनाइज कर रहे हो ना डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज तो आप वो हर साल करते हो, ठीक है, तो वो करंट है, वो परमानेंट नहीं है। गुडविल तो है परमानेंट, लेकिन ये जो हार्मोनाइज वाला सिस्टम है वो करंट है, परमानेंट नहीं है। ये क्या बोल रहा है, गुडविल रिप्रेजेंट्स परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, सही बात है। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंट्रा ग्रुप डेटेडनेस, मतलब जो इंट्रा ग्रुप में इंडेटेडनेस होती है ना, मतलब तूने मुझसे उधार लिया, मैंने तुझसे उधार लिया, और जो हमारे हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं, ये करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स होते हैं, इसको हम हर साल करते हैं, ठीक है। यस सर, तो इसलिए ये वाला पॉइंट सही है। यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी अक्वायर्ड ऑन 15/6/2022। मतलब कोई सब्सिडरी हमने अक्वायर करी है 15/6/2022, उससे रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहा है हमें, द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडरी आर इंक्लूडेड इन सीएफएस फ्रॉम द डेट इट गेन्स कंट्रोल। आपको याद होगा, आपने एफआर अगर अच्छे से किया हो तो आपको पता होगा कि भाई जिस दिन से हमने वो सब्सिडरी का कंट्रोल लिया है उस दिन से लेके आज तक पीरियड एंड तक जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है वो हम काउंट करते हैं। इसमें भी यही बोला गया, फ्रॉम द डेट कंट्रोल्स ऑफ द सब्सिडरी एंड further such income and expenses are based on amounts of the assets and liabilities recognized in CFS at the acquisition date। हम उसमें एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू लेते हैं, राइट। वही बात बोल रही है कि भाई वो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो भी हम एक्विजिशन डेट पे वापस से रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सही है। अभी बाकी सारे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का इनकम एंड एक्सपेंसेस लेते हैं, गलत बात भाई, जब से हमने कंट्रोल लिया तब से ही लेते हैं। फिर यहाँ पे फ्रॉम डेटेड गेट कंट्रोल है, लेकिन ये जो हमारे इनकम एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात हो रही है वो एट द प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग डेट की बात हो रही है, मतलब जो पिछला साल के एंड वाला डेट या फिर इस साल के शुरू वाले डेट की बात हो रही है कि भाई वहां से हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेते हैं, वहां से नहीं लेते, हम एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू लेते हैं। और ये तो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है, तो वैसे ही गलत है, ठीक है। लास्ट में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वो बोल रहा है एज रिगार्ड्स रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020। कारो 2020 में हमें सीएफएस के लिए क्या रिपोर्ट करना पड़ता है, आपको याद होगा कि भाई हमें लास्ट में बस एक 21 क्लॉज जो लगता है वो हमारा कारो के लिए सीएफएस के लिए लगता है, बाकी कोई क्लॉज नहीं लगता है। यहाँ पे बोल रहे हैं सेपरेट रिपोर्ट प्रोवाइडिंग क्लॉज बाय क्लॉज रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020। क्या हम क्लॉज बाय क्लॉज रिपोर्टिंग करते हैं सीएफएस में? नहीं भाई। इट वुड बी सफिशिएंट इफ रिपोर्ट अंडर कारो 2020 इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सप्लीमेंटेड विद एडिशनल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। क्या हम सारे सब्सिडरीज के कारो को मिला लेते हैं एक ही रिपोर्ट में? नहीं भाई। A separate report under Caro 2020 in respect of all subsidiaries incorporated in India। ये भी यही बोल रहा है कि भाई सारे सब्सिडरीज के सेपरेट रिपोर्ट को कंसोलिडेट कर दो, ऐसा हम करते नहीं करते भाई। यहाँ पे बोल रहा है रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ सब्सिडरी टुगेदर विद पैराग्राफ नंबर ऑफ रिपोर्ट्स अंडर Caro 2020 of auditors of such company incorporated in India containing qualification of adverse remark। सर क्या है इतना फास्ट फास्ट बोल रहे हो? फास्ट फास्ट तो बोलना पड़ेगा ना बेटा, ये जल्दी करवाना है अपने को, और ये आपको पता है सारी चीजें, इसलिए मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ। इसमें बस इतना बोला गया है कि भाई जो भी सब्सिडीज के क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क्स थे ऑडिटर्स रिपोर्ट में, आपको उन सब्सिडीज की डिटेल्स देनी है और उनके पैराग्राफ नंबर की डिटेल देनी है, और तो ये सही है, यही हमने पढ़ा है बचपन से, ठीक है। यस सर, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13। अब हम आते हैं हमारे बैंक ऑडिट और एनबीएफसी ऑडिट में। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक ऑडिट के बारे में, उसके बाद दूसरा केस सिनेरियो हमारे पास एनबीएफसी ऑडिट के लिए भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे पास है अलग से पॉइंट्स, बाकी सारे पॉइंट्स जो है आपके कुछ सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला है एज रिगार्ड्स डोरमेंट डिपॉजिट अकाउंट्स इन द ब्रांच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर। डोरमेंट अकाउंट के लिए एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर मेरी ड्यूटी का पार्ट क्या नहीं है, ठीक है, क्या वेरीफाई नहीं करना बेसिकली। सबसे पहला है वेरीफाइंग द डोरमेंट अकाउंट्स आर रिवाइव्ड विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सही बात है भाई, अगर आपको उनको रिवाइव कर रहे हो तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से होना चाहिए। एग्जामिनिंग ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉवल्स, ठीक है, हमें एग्जामिन करना पड़ेगा भाई, उसमें अगर कुछ भी विड्रॉ हो रहा है डोरमेंट अकाउंट से तो भाई उसका एग्जामिन करना पड़ेगा विड्रॉल्स को। वेरीफाइंग द डोरमेंट अकाउंट्स एट ब्रांचेस एजिंग मोर देन 10 years हैव बीन ट्रांसफर्ड टू डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। यस, यही मैं पॉइंट्स आपको बात बात कर रहा था, जो आपने अभी पढ़े नहीं होंगे वो आईसीए ने अपने केस में पूछे, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जो भी 10 साल के ऊपर वाले हमारे डोरमेंट अकाउंट है उसको हमको ट्रांसफर करना पड़ता है डीईएएफ में, ठीक है, ये भी हमको करना पड़ता है। लास्ट में जो चीज हमें नहीं करनी पड़ती वो है फॉलोइंग अप विद अकाउंट होल्डर्स टू एंश्योर स्टेटस ऑफ अकाउंट्स रिमेन्स एक्टिव। क्या हम अकाउंट होल्डर से फॉलो अप करेंगे? नहीं करेंगे भाई, हम ऑडिटर है, हम कोई उनके बैंक थोड़ी है, वो बैंक ये सब करता रहेगा, लेकिन हम अकाउंट होल्डर से फॉलो अप नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो कॉन्करेंट ऑडिटर्स वांट्स टू एंश्योर दैट फ्रेश कासा अकाउंट्स ओपन इन द ब्रांच आर केवाईसी कंप्लायंट। ठीक है, केवाईसी कंप्लायंट है, सारे जो जितने भी कासा अकाउंट्स हमने ओपन किए वो सारे केवाईसी कंप्लायंट हमें एंश्योर करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप स्कोप ऑफ केवाईसी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। मतलब ये जो केवाईसी गाइडलाइंस आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किए ना, इसका स्कोप क्या है, तो वो हमें बताना है। सबसे पहला है, द बेसिक पर्पस ऑफ सच गाइडलाइंस इज टू वीड आउट डुप्लीकेट कस्टमर्स एट द सेम ब्रांच। सेम ब्रांच पे डुप्लीकेट कस्टमर्स ना हो इसलिए केवाईसी आया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सिर्फ इसलिए इसी वजह से नहीं आया है। Such guidelines contain detailed requirements for bank to enable them to draw a 360 credit profile of customers by monitoring transactions. Its primary purpose is assisting banks in making prudent credit decisions. ये बोल रहा है कि भाई केवाईसी सिर्फ इसलिए आया है कि क्रेडिट डिसीजंस ताकि हम अच्छे से ले पाए। ये है एक पॉइंट, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट नहीं है केवाईसी लाने का। Such guidelines have a basic objective of ensuring credit of direct benefit transfers in accounts of deserving account holders. सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए हमने केवाईसी लाया नहीं भाई। तो लाया किस लिए भाई केवाईसी? हमने केवाईसी लाया है डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी चेक करने के लिए, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स करने के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए। भारी भारी वर्ड्स है ना यहाँ पे, इसलिए ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एज रिगार्ड्स reporting of matters relating to temporary over limits in cash credit accounts and temporary overdrafts in current account। मतलब कैश क्रेडिट अकाउंट्स में ज्यादा पैसा ले लिया किसी ने, ज्यादा कैश क्रेडिट ले लिया किसी ने, ज्यादा ओवरड्राफ्ट ले लिया टेम्पररी रीजंस के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए, तब हमें उसके बारे में कैसे रिपोर्टिंग करनी है वो बात पूछ रहा है यहाँ पे। तो द सेड इंस्टेंसेस कैन बी रिपोर्टेड इन मंथली कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट। जो भी हम मंथली कॉन्करेंट ऑडिटर का पूरा केस स्टडी है, तो कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट में जो मंथली कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट हम देते हैं उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। हाउएवर अ डिस्कशन इज नेसेसरी विद चीफ मैनेजर इन दिस रिस्पेक्ट। इसमें हमें डिस्कशन नेसेसरी है चीफ मैनेजर के साथ। सर ये भी हमने नहीं पढ़ा था, ये भी आपके लिए नया पॉइंट है, केस सिनेरियो में आया है कि चीफ मैनेजर के साथ हमें डिस्कस करना ही पड़ता है ये जो भी टेम्पररी कैश क्रेडिट अकाउंट्स में ओवर लिमिट है और टेम्पररी ओवरड्राफ्ट्स हैं। ठीक है, यस सर। फिर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग सैंक्शन ऑफ फ्रेश एडवांसेस to borrowers in same industry in a month from concurrent auditors perspective। मतलब दो borrowers है सेम इंडस्ट्री में और हमने उनको एडवांसेस दिए हैं, तो एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर मुझे क्या चेक करने की जरूरत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला है, सच अ लेंडिंग लैक्स डाइवर्सिटी एंड नीड्स टू बी रिपोर्टेड विदाउट फेल। ये जो, क्योंकि हमने क्या एक ही इंडस्ट्री में 2-3 लोन दे रखे हैं तो इससे हमारी डाइवर्सिटी कम हो रही है ना, तो ये डाइवर्सिटी कम हो रही है इसलिए हमें इसको रिपोर्ट करना पड़ता है विदाउट फेल। ऐसा हमने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर। Such a lending increases credit risk for branch and needs immediate attention of higher authorities of the bank। ये क्रेडिट रिस्क को मीट नहीं, क्रेडिट रिस्क इंक्रीज करती है इसलिए इमीडिएट अटेंशन होना चाहिए, ऐसा भी हमने कहीं नहीं पढ़ा है। Although lending has been made within chief manager's power, branch should have reported to higher authorities flagging sanction of fresh advances to same industry. Only this aspect should be reported in the concurrent audit report। चीफ मैनेजर ने अप्रूव कर दिया उसके बाद भी हमें हायर अथॉरिटी को बताना पड़ता नहीं भाई। लेंडिंग हैज बीन मेड विद इन चीफ मैनेजर्स पावर। चीफ मैनेजर की पावर थी इसलिए उसने लेंडिंग कर दी। इट डज नॉट फॉल इन कॉन्करेंट ऑडिटर्स डोमेन टू क्वेश्चन विजडम ऑफ लेंडिंग डिसीजन कंफर्मिंग टू बैंक नॉर्म्स। मतलब बैंक की मर्जी हो, किसी को भी लोन दे आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कि भाई आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो, कॉन्करेंट ऑडिटर की हद में रहो, आपकी कोई एबिलिटी नहीं है क्वेश्चन करना चीफ मैनेजर के विजडम को, चीफ मैनेजर की नॉलेज को। ठीक है, यस सर। फिफ्थ के लिए हमने ऊपर पढ़ना था, क्या पढ़ना है, द ब्रांच हैज लेविड फोरक्लोजर चार्जेस। फोरक्लोजर मतलब कि आपको कोई लोन अकाउंट दिया हुआ है, आपने बोला 10 साल का लोन अकाउंट है, आप 1 साल बाद गए, आपने बोला लोन अकाउंट बंद कर दो, मैं अभी आपको सारा पेमेंट कर रहा हूँ, तो बैंक का इंटरेस्ट का नुकसान हुआ ना, तो आपको उसके लिए फोरक्लोजर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। प्री क्लोजर जो आपको, मतलब जो आपका क्लोज होने वाला था आपने प्रीपोन कर लिया ना क्लोजर, तो उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ब्रांच ने लेवी किया फोरक्लोजर चार्जेस ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज पर्टेनिंग टू बोरोवर बाय डिसरिगार्डिंग कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। मतलब बैंक का एक कोड था, बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसको इग्नोर करते हुए बैंक ने लेवी कर दिए फोरक्लोजर चार्जेस। मतलब आपने कोड को फॉलो नहीं किया है और रिवर्सल ऑफ सच चार्जेस वुड लीड टू रेवेन्यू लॉस फॉर ब्रांच। और अगर हम अभी एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर उसको रिपोर्ट कर देंगे तो वो जो रिवर्सल होगा ना चार्जेस था, इससे ब्रांच को लॉस हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपका वो रेवेन्यू है ना, आपने जो फोरक्लोजर चार्जेस लिए ब्रांच ने, जो फोरक्लोजर चार्जेस लिए वो रेवेन्यू है। अब मैं एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर अगर रिपोर्ट कर दूंगा कि ब्रांच ने गलत किया, ब्रांच ने अपना कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं किया है, तो फिर उसको वो रिवर्स करना पड़ जाएगा जिससे उसका लॉस हो जाएगा। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें, इस सिचुएशन में हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, भाई भले ब्रांच का लॉस होता है तो होने दो, लेकिन उनको कोड को फॉलो करना चाहिए था, इसलिए द मैटर शुड बी रिपोर्टेड इवन दो इट वुड लीड टू रिजल्ट टू लॉस ऑफ ब्रांच, रेवेन्यू लॉस।
ठीक है, भले ही हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाता है, भले ही ब्रांच का रेवेन्यू लॉस हो जाता है, हो जाने दो, फिर भी हमें उस मैटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांच ने अपना कोड फॉलो नहीं किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनबीएफसी में, अब हम चलते हैं एनबीएफसी के पास। एनबीएफसी क्या बोलता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा एनबीएफसी का इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। इसमें हमें इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन देख के आंसर पता लगा सकते हैं। क्या बोल रहा है ये, The board of directors has passed a resolution for non-acceptance of public deposit। आपको याद होगा अगर आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। तो which of the following statement is most appropriate in this regard as regards reporting obligation of the auditor concerned। तो मतलब वो एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही उसके रिगार्डिंग आपको क्या रिपोर्ट करना पड़ता है। Matter of passing board resolution for non-acceptance of public deposit is a specific reporting requirement in auditors additional report to BOD of the company। मतलब आपको याद होगा एक पॉइंट, जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही उसके वो जो अलग अलग पॉइंट्स है जो हमने पढ़े थे, उसमें से एक पॉइंट ये था कि अगर कंपनी ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा ये, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ये हमारी। दूसरा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी ऑब्टेन फ्रॉम आरबीआई। आपको याद होगा जो फर्स्ट पॉइंट था, हमने सारी कंपनीज के लिए जो एप्लीकेबल पॉइंट था, सारी एनबीएफसी के लिए जो एप्लीकेबल पॉइंट था, उसमें हमने पढ़ा था कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना पड़ता है कि भाई क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है, क्या वो एलिजिबल है टू होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ऑन 31 मार्च, एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे करेंगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर कंपनी हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या उसने लिया है, क्या इन ऑडिटर्स एडिशनल रिपोर्ट, एंड क्या उसको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या कंपनी एंटाइटल टू होल्ड सच सर्टिफिकेट है या नहीं है एज ऑन 31 मार्च। वो इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन ठीक है, हाँ एज ऑन 31 मार्च, ठीक है, यस। फिर बात करते हैं रिगार्डिंग इंस्टेंसेस ऑफ कैश एम्बेजलमेंट आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैश एम्बेजलमेंट हुए, कुछ कैश में फ्रॉड हुआ होगा। Which of the following statement best fits into reporting requirements of an auditor। तो एज एन ऑडिटर मुझे फ्रॉड के बारे में क्या बताना पड़ता है। Such instances are required to be reported under CARO 2020 under relevant clause। मुझे CARO 2020 के अंडर बताना पड़ता है। सर वो 143.12 में भी तो बताना पड़ता है ना, लेकिन आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर 1 करोड़ से नीचे वाला था, तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कैश एम्बेजलमेंट अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़, नो रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 इज रिक्वायर्ड इन सच केसेस। क्या 1 करोड़ के कोई लिमिट है कारो में, 1 करोड़ ऐसी कुछ लिमिट है कि भाई 1 करोड़ के ऊपर हो तो ही हम कारो में फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो हमें कारो में तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज रिगार्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग मीट्स रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से रिलेटेड मेरी क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, ऑडिटर की क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एनबीएस 7 करके एक फॉर्म होता है, वो एनबीएस 7 में हमें देखना पड़ता है। तो ऑडिटर हैज टू एसर्टेन एंड वेरीफाई वेदर सच रेशियो एज डिस्क्लोज्ड इन एनबीएस 7 हैज बीन करेक्टली अराइव्ड एट, कि भाई वो जो सच रेशियो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो अच्छे से अराइव किया है कि नहीं किया है, जैसे करना चाहिए था, जिस प्रोसीजर को फॉलो करके करना चाहिए था वैसे हमने वो रेशियो निकाला है कि नहीं निकाला है, एंड वेदर सच रेशियो इज इन कंप्लायंस विद मिनिमम क्रार प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई, एंड क्या वो मिनिमम क्रार से ऊपर है या नहीं है, ये दोनों चीजें हमें चेक करनी पड़ती है, ठीक है सर, यस सर। एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू अलाउंसेस फॉर लोन लॉसेस यूजिंग ईसीएल। मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड से हमने अपना लॉस अलाउंसेस निकाला है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109, ये हमने एफआर में पढ़ा हुआ है। एज दीज अलाउंसेस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड एस्टिमेट्स शी वांट्स टू स्टेट हाउ इट वाज एड्रेस्ड बाय हर, हाउ शी कैन डू दैट। मतलब उसने जो ईसीएल है ना उसका उन्होंने जो भी है क्या मतलब प्रोसीजर परफॉर्म की है, ठीक है, एंड इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा हमारा और सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स लगे। तो अब हमें इसको रिपोर्ट में बताना है, तो हम कैसे बताएंगे इसको रिपोर्ट में, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट मैटर है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस लगता है, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंस इन द ऑडिट, इसलिए हम इसको कैम में बताएंगे बाय आइडेंटिफाइंग इट एज कैम इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि इसमें ऑडिटर का सिग्निफिकेंट अटेंशन लगा है, ठीक है सर, यस सर। ये था हमारा चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। अब हमारे बस 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 18। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं हमारे बीओएस के केस सिनेरियो के लिए, जिसके लिए मैंने आपका अच्छे से एक पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। इस पीडीएफ में मैंने पूरा कंपाइल कर दिया है आपका बीओएस में जितने भी केस सिनेरियो है वो, और जो भी रिपीटेड केस सिनेरियो उसके बारे में मैंने लिख भी दिया है कि कौन से कहां से रिपीट हुए, ताकि आप अच्छे से खुद भी चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि भाई कहां से आईसीए ने रिपीट किए हैं और कौन से केस सिनेरियोस जो है वो यूनिक है,
ठीक है, चलिए सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 15 के बारे में, जो है हमारा चैप्टर फॉर पीएसयू ऑडिट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों के लिए अपने को केस नंबर पढ़ना पड़ेगा, बाकी किसी के लिए नहीं पढ़ना। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द CAG रिपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर कंटेन रिजल्ट्स ऑफ कंप्लायंस ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली हम सीजी के डिपार्टमेंट के ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कोई पब्लिक डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके उसके रिलेटेड कौन सी कमेटी है, बेसिकली यहाँ पे कमेटी की बात हुई है। विच पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटी इज लाइकली टू एग्जामिन अबाउ रिपोर्ट ऑफ सीजी एंड मेक इट्स रिकमेंडेशन। तो भाई डिपार्टमेंट्स पे कौन सी कमेटी लगती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। डिपार्टमेंट्स जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उस पर कौन सी कमेटी लगती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट बात करिए, सीएजी क्या करता है? सीएजी पॉइंटेड आउट नॉन एडरेंस टू वन टाइम सेटलमेंट गाइडलाइंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ वन टाइम सेटलमेंट गाइडलाइंस निकाली थी, लेकिन वो कंपनी ने वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, ऐसा सीएजी ने पॉइंट आउट कर दिया। तो ये कौन सा ऑडिट होगा हमारा? ये होगा हमारा कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस में हम चेक करते हैं कि भाई वो कंपनी या फिर वो डिपार्टमेंट कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा लॉज एंड रेगुलेशन से। तो यहाँ पे वन टाइम सेटलमेंट वाले लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं किया, इसलिए हमें कैसे पता चलेगा? कंप्लायंस ऑडिट से पता चलेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज रिगार्ड्स लिस्टेड पीएसयू। जो भी लिस्टेड पीएसयू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? लिस्टेड पीएसयू में कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट है? द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अबव पीएसयू इज टू बी कंडक्टेड बाय अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय सीएजी। पहली बात तो पीएसयू है तो उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी अपॉइंट करेगा। फर्दर सीएजी कैन गिव डायरेक्शन टू द फर्म्स ऑफ द ऑडिटर, क्योंकि भाई सीएजी ने अपॉइंट किया है तो सीएजी डायरेक्शंस भी दे सकता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसीडरिंग नेचर ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ डी ऑफ केस कंसर्निंग डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑफ थर्मल पावर प्लांट। मतलब हम एक थर्मल पावर प्लांट बना रहे थे, उसका काम डिले हो गया, मतलब उसका काम सपोज 1 साल में खत्म होना चाहिए था, तो उसका काम सपोज 5 साल में खत्म हो रहा है। ठीक है, द सेड ऑडिट फाइंडिंग इज लाइकली टू फॉल इन डोमेन ऑफ, मतलब ये जो फाइंडिंग है ये कहां पे मिलेगी? कौन सा ऑडिट करेंगे तब मिलेगी? प्रोप्राइटी ऑडिट करेंगे तो मिलेगी? नहीं सर। फाइनेंशियल ऑडिट में मिलेगी? नहीं सर। कंप्लायंस ऑडिट में मिलेगी? नहीं सर। ये हमें परफॉर्मेंस ऑडिट में मिलेगी, जो हमारा इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस वाला है ना, उसमें मिलेगी हमें ये वाली फाइंडिंग कि भाई हमने जिस काम के लिए जब हमने सोचा था थर्मल पावर प्लांट बनाने का, उस टाइम तक हम थर्मल पावर प्लांट नहीं बना पाए हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएसयू एंगेजमेंट्स आर जनरली अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इन दिस रिगार्ड? सर अटेस्टेशन एंगेजमेंट का मतलब क्या होता था? अटेस्टेशन मतलब क्या होता था कि सब्जेक्ट मैटर खुद रिस्पॉन्सिबल पार्टी बनाएगी, हम सिर्फ उसको चेक करेंगे, सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करेंगे अगेंस्ट क्राइटेरिया। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में हम खुद सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करेंगे अगेंस्ट क्राइटेरिया, मतलब हम खुद सब्जेक्ट मैटर को चेक करेंगे अगेंस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट आर जनरली अटेस्टेशन एंगेजमेंट, नहीं भाई इसमें हम खुद करते हैं चेक। तो परफॉर्मेंस और कंप्लायंस एंगेजमेंट में से डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट नहीं है, जनरली सॉरी अटेस्टेशन एंगेजमेंट नहीं है। परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट आर जनरली डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स। यस, ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट है, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट, और बाकी तो दोनों को ऊपर नीचे घुमा फिरा के बोल दिया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब लास्ट चैप्टर में आते हैं आईसीएम मॉड्यूल के, फिर हमारा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो जो है वो खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 18 एसडीजी एंड ईएसडी एश्योरेंस। तो उसमें हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के बारे में। इसमें भी हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन से हमारे सारे एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। सबसे पहले बात करते हैं एज रिगार्ड्स एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी and organization of awareness programs for dealers conducted during the year, which of the following is most likely to be true? ठीक है, मतलब एंटी करप्शन एंटी ब्राइबरी पॉलिसी बनाई उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन किया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए। तो ये क्या बोल रहे हैं? हैविंग एन एंटी करप्शन एंटी ब्राइबरी पॉलिसी इज इन नेचर ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर्स। ये हमारे लिए एसेंशियल इंडिकेटर्स है। सर ये कैसे पता चलेगा एसेंशियल है या फिर लीडरशिप इंडिकेटर है? मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसमें आपको लगे कि भाई हमको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो वो हमारे एसेंशियल इंडिकेटर्स है। जिसमें हमको लगेगा अरे बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो हमारे लीडरशिप इंडिकेटर है। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ पॉलिसी बनानी है, बनाने में क्या ही मेहनत लगेगी, तो इसलिए वो एसेंशियल इंडिकेटर है। लेकिन आपको अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलवाने हैं, आपको लोगों को, डीलर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलवाने हैं, इसमें आपकी मेहनत लगेगी, इसलिए लीडरशिप इंडिकेटर है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। एज रिगार्ड्स एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म्स फॉर रीसाइकल ऑफ हजार्डस ई वेस्ट, मतलब हम एस्टेब्लिश, हमारे पास मैकेनिज्म्स है फॉर रिसाइकलिंग करने के लिए हजार्डस ई वेस्ट की, एंड डिस्पोजल ऑफ पेपर वेस्ट बाय द कंपनी, विच ऑफ द एनजीआर बीबीआर से प्रिंसिपल वाले जो हमने जितने भी प्रिंसिपल पढ़े 9 के 9 प्रिंसिपल्स, उसमें से कौन सा प्रिंसिपल्स लगेगा? ठीक है, रिसाइकल कर रहे हैं हजार्डस ई वेस्ट का और डिस्पोजल कर रहे हैं पेपर वेस्ट का,
तो इसमें हमारे दो प्रिंसिपल लगेंगे, प्रिंसिपल नंबर 2 एंड प्रिंसिपल नंबर 6। ये सारे कैसे प्रिंसिपल्स याद करना है, कैसे टेक्निक है, क्या मेमोरी टेक्निक है, बहुत अच्छी मेमोरी टेक्निक मैंने आपको अपने रिवीजन वीडियो में बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो तो जरूर देख लेना भाई, उसमें मैंने एक मस्त मेमोरी टेक्निक बनाई है कि भाई आप कैसे प्रिंसिपल 2 कौन सा होगा, प्रिंसिपल 6 कौन सा होगा, ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल 2 था हमारा सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, यहाँ पे लग जाएगा। एंड प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट भी कर रहे हैं हम यहाँ पे पेपर वेस्ट की वजह से, इसलिए ये दोनों प्रिंसिपल्स हमारे लग जाएंगे। ठीक है सर, यस सर। Considering restriction of membership of various industry chambers and trade associations and providing of inputs to government, हम inputs provide कर रहे हैं गवर्नमेंट को फॉर इंप्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। समझ रहे हो, हम गवर्नमेंट में जाके खुद उनको इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, प्रिंसिपल नंबर 7, जो बात करता है इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना पब्लिक और रेगुलेटरी पॉलिसी को, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर 7 लगेगा। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेट्स टू प्रिंसिपल दैट बिजनेसेस शुड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई ये जो प्रिंसिपल है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, जो प्रिंसिपल नंबर 8 है, इसमें से कौन सा एलिमेंट उसके अंदर आता है। तो आपको वैसे याद करना पड़ेगा ये सारी चीजें कि भाई कौन सा एलिमेंट है वो किसके अंदर आता है, इस प्रिंसिपल के कितने एलिमेंट्स है। तो बेसिकली प्रिंसिपल नंबर 8 का एक एलिमेंट है CSR प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द कंपनी इन डेजिग्नेटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आप CSR पॉलिसी करो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। लास्ट में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर्स एंड लीडरशिप इंडिकेटर्स एज फार एज देयर रिपोर्टिंग इज कंसर्न इन BSR। मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है वो ये है कि एसेंशियल इंडिकेटर्स रिक्वायर मैंडेटरी डिस्क्लोजर वेयर एज लीडरशिप इंडिकेटर्स रिक्वायर वॉलंटरी डिस्क्लोजर। सबसे इजी क्वेश्चन था ये तो, कि भाई एसेंशियल इंडिकेटर्स जो है वो मैंडेटरी डिस्क्लोजर चाहिए होता है उनको, और लीडरशिप इंडिकेटर्स को वॉलंटरी डिस्क्लोजर चाहिए होता है। ठीक है सर, यस सर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ICAM मॉड्यूल का इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो जो हमने खत्म कर लिया है बहुत जल्दी से जल्दी। तो अभी ये केस सिनेरियो का वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा BOS पोर्टल, अगर हम BOS वाले भी केस सिनेरियो मिला देंगे तो ये वाला वीडियो जो ये वाला पार्ट है आपका BOS पोर्टल वाला पार्ट, वो कल आपको 6 बजे आराम से मिल जाएगा। 6 बजे मैं सारी ये PDF भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, और वो पूरा एकदम इसी वे में, इसी फ्लो में आपको समझाते हुए भी प्रोवाइड कर लूंगा। अगर आपके पास और भी कोई सजेशन है कि इसको मैं और कैसे इफेक्टिव बना सकता हूं आप लोगों के लिए, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार बस दुआ में याद रखना। नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बुक्स एंड टेस्ट सीरीज के लिए आप नीचे ankushtirmarclasses.com पे जा सकते हैं, वहां पे आप खरीद सकते हैं जो भी आपको बुक्स खरीदनी है या फिर टेस्ट सीरीज खरीदनी है। बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।